पुरानी मूर्ति, एक स्कल्पचर आज भी ऐसी क्यों लगती है जैसे अभी डांस करने वाली हो? या फिर एक राजा, एक किंग अपने ही लव लाइफ के बारे में एक प्ले क्यों लिखेगा? एग्जैक्टली एंशियंट इंडिया सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ये आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी की एक हाई डेफिनेशन मूवी है। और यूपीएससी इसी मूवी से सबसे ट्रिकी सवाल पूछता है, पर ये फैक्ट रटने के बारे में नहीं है, ये पैटर्न समझने के बारे में है। तो क्या आप तैयार हैं इस मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स को डिकोड करने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट में हमें बताओ आपका फेवरेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर कौन है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर के 20 सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारा लर्निंग मैप काफी पैक्ड है। हम गांधरवा महाविद्यालय के म्यूजिक रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे, फिर भाषा के नाटकों को समझेंगे, उपनिषद्स की फिलॉसफी, मिताक्षरा और दाया भागा लॉ स्कूल्स का लीगल ड्रामा और सत्रिया से लेकर कुचिपुड़ी तक के डांस फॉर्म्स सब एक्सप्लोर करेंगे। ये एक लंबा डिटेल सेशन होने वाला है, तो अपने नोट्स लेकर बैठिए। रेडी हो? ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये है यूपीएससी सीएसई प्री 2025 से। क्वेश्चन है, द फर्स्ट गांधर्वा महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन ए दिल्ली, बी ग्वालियर, सी उज्जैन, डी लाहौर। माइक्रो थीम है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूजिक एजुकेशन इन इंडिया। ओके, पहले कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये गंधर्वा महाविद्यालय था क्या? देखो, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, राइट, ये एक रेवोल्यूशन था सच में। बिल्कुल। इससे पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ना एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव गुरु घराना सिस्टम में बंद था। नॉलेज एक सीक्रेट की तरह था, सिर्फ फादर से सन या कुछ गिने चुने डिसाइपल्स को ही मिलता था। हाँ, और पलूस्कर का आइडिया था इसे डेमोक्रेटाइज करना, मतलब म्यूजिक फॉर एवरीवन, समझे? एकदम सही। एक छोटी सी स्टोरी से इसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। इमेजिन करो, साल है 1901, विष्णु दिगंबर पलूस्कर, एक सच्चे विजनरी, ये स्कूल लाहौर में शुरू करते हैं। उनका मिशन सिंपल था पर पावरफुल। कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो आकर संगीत सीख सकता है। बाद में ये स्कूल मुंबई शिफ्ट हो गया और दिल्ली ब्रांच तो 1939 में उनके डिसाइपल विनय चंद्र मोरदगालिया ने खोली। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। अब चलो ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए, दिल्ली। ये तो क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। सब जानते हैं दिल्ली का फेमस गंधर्व महाविद्यालय, लेकिन सवाल फर्स्ट के बारे में है। दिल्ली ब्रांच 1939 में खुली, मतलब लगभग 4 दशक बाद। तो ए गलत है। यहाँ एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। विनय चंद्र मोदगलिया का नाम याद रखो, दिल्ली ब्रांच के फाउंडर। हो सकता है अगले साल मैच द फॉलोइंग में आ जाए। अब आते हैं बी, ग्वालियर, और सी, उज्जैन पर। ये लॉजिकल डिस्ट्रैक्टर्स हैं। हाँ, ग्वालियर घराना की वजह से ग्वालियर तो बहुत बड़ा म्यूजिक सेंटर था। एग्जैक्टली, दोनों ही हिस्टोरिकली म्यूजिक के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, लेकिन ओरिजिनल गंधर्व महाविद्यालय यहाँ नहीं शुरू हुआ था। ये ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए हैं। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ग्वालियर घराना सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। तानसेन जैसे लेजेंड्स इससे जुड़े हैं, अलग टॉपिक है पर जानना अच्छा है। तो बचा ऑप्शन डी, लाहौर। ये सही जवाब है। पहला गंधर्वा महाविद्यालय 1901 में लाहौर में स्थापित हुआ था। यहाँ एक सुपर इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट और है। 20th सेंचुरी इंडियन म्यूजिक के 2 महान विष्णु हैं, विष्णु दिगंबर पलूस्कर और विष्णु नारायण भटखंडे। और इनमें की डिफरेंस ये है, भटखंडे ने म्यूजिक थ्योरी को स्टैंडर्डाइज करने पर काम किया, उसे लिखा, जबकि पलूस्कर ने उसे डेमोक्रेटाइज करने पर, यानी पब्लिक तक पहुंचाने पर काम किया। ये तो मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन है। चलो इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। जरूर। याद रखो, पलूस्कर का पी पब्लिक के लिए और पंजाब का पी लाहौर के लिए। पलूस्कर ने म्यूजिक पब्लिक किया पंजाब से शुरू करके। सिंपल ना? बहुत बढ़िया। तो एक मिनी रिकैप। पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में खुला, दिल्ली में नहीं, और पलूस्कर संगीत के डेमोक्रेटाइजर थे। ग्रेट। तो हमने देखा म्यूजिक कैसे आम लोगों के लिए ओपन हुआ। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं समय में। लेट्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट संस्कृत थिएटर। अगले सवाल पर चलते हैं, यूपीएससी सीएसई प्री 2024 से। Which one of the following is a work attributed to playwright भासा? A. काव्यालंकारा, B. नाट्यशास्त्र, C. मध्यम अवयोगा, D. महाभाष्य। माइक्रो थीम है एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर एंड देयर ऑथर्स। तो पहले ये भासा कौन थे? भासा को सबसे पुराने और सबसे सेलिब्रेटेड संस्कृत प्लेराइट्स में से एक माना जाता है। वो महान कालिदासा से भी पहले थे। उनके नाटक अक्सर एपिक्स यानी महाभारता और रामायण की कहानियों पर बेस्ड होते थे। हाँ, और काफी समय तक उनके वर्क्स खो गए थे। 20th सेंचुरी में ही उन्हें रीडिस्कवर किया गया। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के लिए इमेजिन करो, आप एक 1 एक्ट प्ले देख रहे हो। स्टेज पर पांडव भाइयों का एक इमोशनल ड्रामेटिक रियूनियन चल रहा है। अच्छा, ये माध्यमा व्यायोग है। भाषा का यही जीनियस था, वो इन एपिक स्टोरीज को कंपेलिंग शॉर्ट थिएट्रिकल पीसेस में बदल देते थे जो ह्यूमन इमोशन पर फोकस करते थे। बहुत खूब। चलो अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, काव्यालंकार। नाम से ही क्लू मिल रहा है, काव्या यानी पोएट्री और अलंकारा यानी ऑर्नामेंटेशन। बिल्कुल, ये पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र पर एक फेमस काम है जिसे भमाहा ने लिखा था। ये प्ले नहीं है। पेरिफेरल नॉलेज, भमाहा का काव्य अलंकारा इंडियन एस्थेटिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। नेक्स्ट, बी, नाट्यशास्त्र। ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट है। हाँ, ये तो सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया है। इसे भरत मुनि से जोड़ा जाता है। राइट। ये ड्रामा पर एक अल्टीमेट गाइड है, पर खुद में एक ड्रामा नहीं है,
एक रूल बुक है, प्ले नहीं, तो बी भी गलत। इसका पेरिफेरल नॉलेज तो जरूरी है। नाट्य शास्त्र में स्टेज डिजाइन, मेकअप, एक्टिंग टेक्निक से लेकर रसा थियोरी तक सब कुछ है। इंडियन परफॉर्मेंस आर्ट्स का सोर्स कोड है ये। अब आते हैं मध्यम अवयोगा पर। बिंगो, यही हमारा आंसर है। ये भाषा के उन 13 नाटकों में से एक है जो 20th सेंचुरी में मिले। और स्पेसिफिकली ये एक वयोगा है जो एक टाइप का वन एक्ट प्ले होता है। फाइनली डी, महाभाष्य। ये भी एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है ना? ये पाणिनि के ग्रामर टेक्स्ट अष्टाध्यायी पर एक मॉन्यूमेंटल कमेंट्री है। इसके ऑथर हैं पतंजलि। तो ये ग्रामर के बारे में है, ड्रामा नहीं। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक काफी काम आएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता कि भाषा ने क्या लिखा, पर ये पता है कि नाट्यशास्त्र और महाभाष्य फाउंडेशनल ट्रीटिजल हैं, प्लेज नहीं। तो आप बी और डी को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो, फिर 50-50 चांस रह जाता है। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। भाषा ने महाभारत के माध्यम से स्टोरी उठाई, इसलिए भाषा मध्यमावियोग। सिंपल एंड इफेक्टिव। तो मिनी रिकैप, भाषा एक पुराने नाटककार थे, मध्यमावियोग उनका महाभारत पर बेस्ड एक वन एक्ट प्ले है। हमने देखा कि एपिक्स की कहानियां प्लेस बन रही हैं, पर कहानियां और आइडियाज बॉर्डर्स के पार भी ट्रैवल करते थे। ये हमें अगले सवाल पर लाता है। चलिए अगले सवाल पर, ये भी 2024 से है। संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on A. Prajnaparamita Sutra, B. Abhidharma Kosha, C. Sarvasthi Vada Vinaya, D. Lalita Vistara। माइक्रो थीम है द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ कॉन्सेप्ट है एंशिएंट इंडिया चाइना नॉलेज कॉरिडोर का। 4th सेंचुरी एडी में इंडियन बुद्धिस्ट मंक्स चाइना गए। हाँ, और वो अपने साथ सिर्फ धर्म नहीं ले गए, वो फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन और पूरी लाइब्रेरीज ले गए। वो कल्चरल एम्बेसडर्स थे। संघाभूति इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो कश्मीर के एक स्कॉलर थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार वो 381-384 सीई के आसपास चाइना में थे। जरा सोचिए, उस जमाने की ट्रैवल डिफिकल्टीज, कोई फ्लाइट्स नहीं, कोई ट्रेन्स नहीं, फिर भी नॉलेज ट्रांसफर इतना जरूरी समझा जाता था। ये बहुत स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एलिमिनेशन मुश्किल है। सही जवाब है सी, सर्वस्वती वादा विनया। चलो बाकी ऑप्शंस को ऐसे ही पेरिफेरल नॉलेज के लिए समझ लेते हैं। ए. प्रज्ञापारमिता सूत्र। ये महायाना बुद्धिज्म का एक सेंट्रल टेक्स्ट है, प्रज्ञा यानी विजडम के कॉन्सेप्ट पर। हार्ट सूत्रा और डायमंड सूत्रा इसके हिस्से हैं। करेक्ट। फिर है बी. अभिधर्म कोशा। ये सर्वस्वतीवादा स्कूल का एक की टेक्स्ट है जिसे महान गुरु वसुबंधु ने लिखा था। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स का समरी है। और लालिता विस्तारा, ये एक फेमस महायाना टेक्स्ट है जो गौतम बुद्धा की एक डिटेल्ड रोमांटिसाइज्ड बायोग्राफी देता है। तो सही आंसर है सर्वस्तिवादा विनया। ये है क्या? सर्वस्तिवादा अर्ली बुद्धिज्म का एक मेजर स्कूल था और विनया का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी मंक्स और नन्स के लिए नियम। अच्छा, तो संघभूति इस रूल बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे और उस पर कमेंट्री लिख रहे थे चाइनीज मोनास्टिक कम्युनिटी के लिए। एग्जैक्टली। और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, उस समय कश्मीर बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ये चाइना जाने वाले मंक्स के लिए एक गेटवे की तरह था। दूसरे फेमस ट्रैवलर्स जिन्हें बिल्कुल याद रखना है वो है कुमारा जीवा और ऑफ कोर्स श्वानज़ैंग। इस मुश्किल सवाल के लिए एक मेमोरी हैक, संघा मोनास्टिक कम्युनिटी के भूति मंक्स, विनाया रूल्स फॉलो करते हैं, तो संघभूति सर्वस्तिवादा विनाया। मिनी रिकैप, संघभूति कश्मीरी बुद्धिस्ट मंक थे जो चाइना गए और सर्वस्तिवादा विनया पर कमेंट्री लिखी। हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की, चलो अब इंडिया के फाउंडेशनल हिंदू टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल 2024 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. There are no parables in Upanishads. 2. Upanishads were composed earlier than the Puranas. Which of the statements given above is are correct? माइक्रो थीम है क्रोनोलॉजी एंड नेचर ऑफ वैदिक लिटरेचर। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। उपनिषद्स वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है और उन्हें वेदांता भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत। हाँ, ये हाईली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। इनमें मैं कौन हूँ और रियलिटी का नेचर क्या है जैसे सवाल हैं। जबकि पुरानास बहुत बाद में लिखे गए, उनमें देवी देवताओं और राजाओं की कहानियां, मिथ्स और जीनियोलॉजीज हैं आम आदमी के लिए। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। स्टेटमेंट 1, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। ये तो एकदम गलत है। उपनिषद शब्द का मतलब ही है पास बैठना, जो एक गुरु और शिष्य के बीच डायलॉग को इम्प्लाई करता है। बिल्कुल, और कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए वो पैराबल्स यानी कथाओं से भरे पड़े। जैसे छांदोग्य उपनिषद में वाइज बेगर का डायलॉग है, या कठोपनिषद में एक पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की कहानी। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर दैन द पुराणास। ये सही है। उपनिषद्स लेटर वैदिक पीरियड का हिस्सा है, लगभग 1000 से 600 BC। और पुराणास बहुत बाद में कंपाइल किए गए, लगभग अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, जैसे 200 AD के बाद। तो लगभग 1000 साल का गैप है। स्टेटमेंट 2 सही है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही, तो आंसर है B, 2 ओनली। एक की पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट फॉर मेंस, उपनिषद्स ज्ञान पर फोकस करते हैं, आत्मा और ब्रह्मन की रियलिटी एक्सप्लोर करते हुए, जबकि पुरानास भक्ति पर ज्यादा फोकस करते हैं और उन्होंने पॉपुलर हिंदुइज्म की नींव रखी, जिसमें विष्णु, शिवा और देवी जैसे डीटीज हैं। एक मेमोरी हैक, अल्फाबेट में U P से पहले आता है, तो उपनिषद्स पुराना से पहले आए, और उपनिषद्स गुरुओं की कहानियों से भरे हैं, इसलिए नो पैराबल्स वाला स्टेटमेंट गलत है
मिनी रिकैप। उपनिषद पुराने हैं और कहानियों से भरे हैं, पुराणास बाद के हैं। फिलॉसफी से चलो अब लॉ और सोसाइटी पर चलते हैं। Consider the following statements. 1. A person could be a slave as a result of a judicial punishment. 2. If a female slave bore her master a son, she was legally free. 3. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Which of the statements given above are correct? माइक्रो थीम है, सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक खजाना है, सिर्फ पॉलिटिक्स और एस्पियोनाज पर नहीं। हाँ, ये लॉ, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स पर भी एक डिटेल गाइड है। ये बताता है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके कुछ नियम थे। चलो अब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देना। स्टेटमेंट 1. A person could be a slave as a result of a judicial punishment. अब ये एक क्लासिक यूपीएससी एम्बिग्विटी है। सोर्स टेक्स्ट में लिखा है कि अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है, लेकिन ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की ने इस स्टेटमेंट को गलत माना था। ऐसा हो सकता है, तो हम ऑफिशियल की के हिसाब से इसे गलत मानेंगे। राइट। अब स्टेटमेंट 2. इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री। सोर्स कहता है ये सही है। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर एक फीमेल स्लेव अपने मास्टर के बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा और माँ दोनों आजाद हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 सही है। और स्टेटमेंट 3. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. ये भी सही है। हाँ, अर्थशास्त्र में ये प्रोविजन था, बच्चे को लीगल राइट्स और स्टेटस मिलता था। ये अपने समय के लिए काफी प्रोग्रेसिव रूल था। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही होने से आंसर बी है। अब एक किलर पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। मेगास्थनीज, जो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में लिखा था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं है। अच्छा, ये तो कौटिल्य से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हाँ, तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया में स्लेवरी शायद ग्रीक रोमन स्टाइल की चैटल स्लेवरी से अलग थी, जिसमें स्लेव्स को प्रॉपर्टी माना जाता था। यहाँ स्लेव्स के कुछ राइट्स थे और आजादी के रास्ते भी थे। शायद इसीलिए मेगास्थनीज ने उसे अपनी समझ से स्लेवरी नहीं माना। एक मेमोरी हैक। अर्थशास्त्र अर्था यानी वेल्थ और राइट से डील करता है। याद रखो कि इसने स्लेव्स के बच्चों को भी अधिकार, राइट्स दिए। मिनी रिकैप। अर्थशास्त्र के अनुसार मास्टर से बच्चा होने पर स्लेव माँ और बच्चा आजाद हो जाते थे और बेटे को पिता का लीगल स्टेटस मिलता था। हमने मौर्यन लॉ डिस्कस किया। चलो अब कुछ सदियां आगे बढ़ते हैं और हिंदू लॉ के उन स्कूल्स को देखते हैं जिन्होंने फैमिली और प्रॉपर्टी राइट्स को हजारों साल तक शेप किया। चलो अब यूपीएससी सीएसई प्री 2021 के सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 1. Mitakshara was the civil law for upper castes and Daibhaga was the civil law for lower castes. 2. In the Mitakshara system, the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Daibhaga system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. 3. The Mitakshara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Daibhaga system deals with the matters related to the property held by both male and female members of a family. माइक्रो थीम है, द टू मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू इनहेरिटेंस लॉ। तो पहले कोर कॉन्सेप्ट, मिताक्षरा और दयाभागा हिंदू लॉ के 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं जो सक्सेशन और प्रॉपर्टी राइट्स गवर्न करते हैं। और ज्योग्राफिकली मिताक्षरा पूरे इंडिया में फॉलो होता है, बंगाल और असम को छोड़कर। वहाँ दयाभागा प्रेवलेंट है। चलो अब स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, अपर कास्ट्स डिसाइड। ये एकदम गलत है। दोनों लॉ स्कूल्स अपने ज्योग्राफिकल रीजन्स में सभी कास्ट पर लागू होते थे। उनका डिस्टिंक्शन ज्योग्राफिकल और फिलोसॉफिकल है, कास्ट बेस्ड नहीं। तो स्टेटमेंट 1 आउट। अब स्टेटमेंट 2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही कोर डिफरेंस है। मिताक्षरा में बेटे का प्रॉपर्टी पर अधिकार जन्म से होता है, वो कोपार्टनर बन जाता है और वो पिता के जीते जी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांग सकता है। जबकि दयाभागा में बेटे का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। पिता अपनी लाइफ टाइम में एब्सोल्यूट ओनर होता है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 3, मिताक्षरा मेल मेंबर्स ओनली, दयाभागा बोथ मेल एंड फीमेल। ये एक एक्सट्रीम और गलत स्टेटमेंट है। ओनली शब्द एक रेड फ्लैग है। दोनों सिस्टम्स मेल और फीमेल दोनों के प्रॉपर्टी राइट से डील करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दयाभागा जनरली थोड़ा ज्यादा लिबरल माना जाता है विमेन के लिए मिताक्षरा के मुकाबले, पर यह कहना कि मिताक्षरा मेल मेंबर्स ओनली से डील करता है गलत है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 ओनली। एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और खासकर इसका 2005 का अमेंडमेंट इन ट्रेडिशनल लॉज को काफी हद तक बदल चुका है। हाँ, 2005 का अमेंडमेंट तो रेवोल्यूशनरी था। इसने बेटियों को भी बेटों के बराबर को-पोर्शनरी राइट्स दिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अब मेमोरी हैक, ये बहुत अच्छा है। मिताक्षरा सोचो मेरा हक जन्म से, और दयाभागा सोचो डैड्स डेथ के बाद। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप, मिताक्षरा में जन्म से अधिकार, दयाभागा में पिता की मृत्यु के बाद अधिकार। यही की डिफरेंस है। हमने लॉ और फिलॉसफी की बात की, पर ये सारा नॉलेज क्रिएट कौन कर रहा था? चलो स्कॉलर्स और उनके रॉयल पेट्रन्स के रिश्ते को देखते हैं। अगला सवाल 2020 से। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Panini is associated with Pushyamitra Shunga. 2. Amara Simha is associated with Harshvardhana.
3. Kalidasa is associated with Chandragupta II. माइक्रो थीम है स्कॉलर्स एंड रॉयल पेट्रोनेज इन एंशिएंट इंडिया। कॉन्सेप्ट सिंपल है। एंशिएंट इंडिया में ग्रेट स्कॉलर्स, पोएट्स और साइंटिस्ट्स अक्सर रॉयल कोर्ट्स का हिस्सा होते थे। रॉयल पेट्रोनेज उनके काम के लिए जरूरी था। ये सवाल टेस्ट करता है कि क्या आप स्कॉलर को सही किंग से मैच कर सकते हैं। मतलब आपको टाइमलाइंस पता होनी चाहिए। चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1. पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा। गलत। टाइमलाइंस एकदम अलग हैं। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी वो 5th 6th सेंचुरी BCE के थे। और पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी डायनेस्टी 2nd सेंचुरी BCE में शुरू की। कई 100 साल का फर्क है। अब स्टेटमेंट 2. अमरा सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना। ये भी गलत है। अमरा सिम्हा जिन्होंने अमरा कोशा लिखा वो चंद्रगुप्त II के नवरत्नाज में से एक थे। और हर्षवर्धना तो बहुत बाद में 7th सेंचुरी AD में रूल कर रहे थे। फिर से गलत टाइमलाइन। अब स्टेटमेंट 3. कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त II. ये सही है। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त II जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं उनके दरबार में एक रत्न थे गुप्ता पीरियड के दौरान। तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है, जिससे ऑप्शन सी सही आंसर बन जाता है। अब एक हाई लील्ड पेरिफेरल नॉलेज अलर्ट। चंद्रगुप्ता II के नवरत्न यानी 9 रत्नों के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, उस ग्रुप में कालिदासा और अमरा सिम्हा के अलावा वराह मिहिरा एस्ट्रोनॉमर, धन्वंतरी फिजिशियन और आर्यभट्टा मैथमेटिशियन जैसे लोग भी थे। ये ग्रुप जानने से एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलती है। एक मेमोरी हैक। सोचो कालिदास और चंद्रगुप्ता। कालिदास में क्लास का साउंड है और गुप्ता पीरियड को इंडिया का क्लासिकल एज कहते हैं। क्लासिक मिनी रिकैप। कालिदास चंद्रगुप्ता II के दरबार में थे, बाकी 2 पेयरिंग्स क्रोनोलॉजिकली गलत हैं। नॉर्थ के पोएट्स से चलो आप साउथ चलते हैं, डिवोशनल म्यूजिक की दुनिया में। नेक्स्ट सवाल म्यूजिक पर है 2018 से। 4. Anumacharya's Kirtanas are devotional songs in praise of Lord Venkateshwara. माइक्रो थीम है साउथ इंडियन भक्ति कंपोजर्स। पहले हमारे की प्लेयर्स को डिफाइन करते हैं। त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी बनाते हैं। ये 18th 19th सेंचुरी में थे और अन्नामाचार्य एक बहुत पहले के 15th सेंचुरी के संत कवि थे। ये टाइमलाइन की है। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1. Most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. ये गलत है और ये कॉमन कंफ्यूजन है जिसे UPSC टेस्ट कर रहा है। त्यागराजा भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके ज्यादातर कॉम्पोजिशंस राम की स्तुति में है, कृष्णा की नहीं। स्टेटमेंट 2. त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। ये बिल्कुल सही है। वो सिर्फ एक कंपोजर नहीं थे, एक ब्रिलियंट इनोवेटर थे। उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक के मेलोडिक लैंडस्केप को बहुत बढ़ाया। हाँ, सोर्स कहता है कि उन्होंने लगभग 66 नए रागास में पहली बार कृतिस कंपोज की। स्टेटमेंट 3. अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पररीज। गलत। बहुत बड़ा टाइम गैप है। अन्नामाचार्य 15th सेंचुरी के थे, त्यागराजा का जन्म 1767 में हुआ, तो वो 18th 19th सेंचुरीज के हैं। उनके बीच लगभग 300 साल का फर्क है। स्टेटमेंट 4. अन्नामाचार्य's खितानास आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ये सही है। अन्नामाचार्य को पड़ा कविता पितामह कहते हैं। उन्होंने तिरुमला मंदिर में लॉर्ड वेंकटेश्वरा की स्तुति में हजारों गीत लिखे। तो स्टेटमेंट्स 2 और 4 सही हैं, इससे ऑप्शन बी सही आंसर बन जाता है। पेरिफेरल नॉलेज। त्यागराजा की 5 कॉम्पोजिशंस जिन्हें पंचरत्न कृतिस कहते हैं, उनके मास्टरपीसेस माने जाते हैं। हाँ, हर साल त्यागराजा आराधना फेस्टिवल में दुनिया भर के म्यूजिशियंस उन्हें एक साथ गाते हैं। मेमोरी हैक। त्यागराजा ने रामा की पूजा की, रा साउंड उन्हें जोड़ता है, और अन्नामाचार्य ने वेंकटेश्वरा की स्तुति की। सिंपल। मिनी रिकैप। त्यागराजा राम भक्त और रागा इनोवेटर थे, अन्नामाचार्य वेंकटेश्वरा भक्त थे, और वो कंटेम्पररीज नहीं थे। साउथ से चलो अब इंडिया के खूबसूरत और कल्चरली रिच नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करते हैं। अगला सवाल 2018 से है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रेडिशन स्टेट 1. चापचारकोट फेस्टिवल मिजोरम। 2. खोंगजोम परबा बैलेड मणिपुर। 3. थांगता डांस सिक्किम। Which of the pairs given above are correct? माइक्रो थीम है रीजनल कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। यहाँ कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ईस्ट के डाइवर्स फेस्टिवल्स, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स के बारे में आपकी नॉलेज को टेस्ट करना। चलो पेयर्स एनालाइज करते हैं। पेयर 1. चपचरकुट फेस्टिवल मिजोरम। ये सही मैच है। चपचरपुट मिजोरम का एक बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल है। पेयर 2. खोंगजोम परबा बैलेड मणिपुर। ये भी सही मैच है। खोंगजोम पारबा मणिपुर का एक ट्रेडिशनल बैलेड सिंगिंग स्टाइल है। इसमें एंग्लो मणिपुर वॉर की कहानी गाई जाती है। सही। अब पेयर 3. थांगता डांस सिक्किम। ये गलत मैच है। थांगटा मणिपुर का एक फेमस मार्शल डांस फॉर्म है, सिक्किम का नहीं। नाम में ही क्लू है। थांग मतलब तलवार और ता मतलब भाला। तो पेयर्स 1 और 2 सही हैं, इसलिए आंसर है बी 1 and 2 ओनली। एक हाई पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, असम का बिहू डांस, मेघालय का वंगाला फेस्टिवल, ये सब पता होना चाहिए। एक मेमोरी हैक। थांगता का साउंड स्ट्रॉन्ग है मणिपुर की स्ट्रॉन्ग मार्शल ट्रेडिशन की तरह, और चापचारकुट में आर है मिजोरम की तरह। मिनी रिकैप। चापचरकुट मिजोरम का, खोंगजोम पारबा मणिपुर का और थांगता भी मणिपुर का है, सिक्किम का नहीं। हमने मणिपुर का जिक्र किया, चलो वहीं रहते हैं और एक और खूबसूरत ट्रेडिशन को देखते हैं। अगला सवाल 2017 से। With reference to Manipuri Sankirtana, consider the following statements. 1. It is a song and dance performance. 2.
Symbols are the only musical instruments used in the performance. 3. It is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. Microthema, India's intangible cultural heritage. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुरी संकीर्तना यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। हाँ, और कॉन्सेप्ट ये है कि संकीर्तना सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक रिलीजियस रिचुअल है। इसमें सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग सब शामिल हैं। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ये सही है। ये एक कंपोजिट आर्ट फॉर्म है जिसमें रिचुअल, सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग तीनों हैं। अब स्टेटमेंट 2, symbols are the only musical instruments used in the performance. ये ओनली शब्द क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है, एक रेड फ्लैग, और यहाँ ये गलत है। हाँ, symbols करताल इंपॉर्टेंट है, पर पंग एक ड्रम भी उतना ही सेंट्रल है। सही, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। अब स्टेटमेंट 3, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये सही है। पूरी परफॉर्मेंस लॉर्ड कृष्णा की थियोलॉजी और उनकी जीवन लीला पर केंद्रित है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 सही हैं, जिससे ऑप्शन बी सही जवाब बन जाता है। एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, मणिपुरी संकीर्तना कल्चरल सिंथेसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें मणिपुर के प्री वैष्णवाइट म्यूजिक और डांस ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। मेमोरी हैक सिंपल है। संकीर्तना हमेशा कीर्तन से जुड़ा है, जो कि डिवोशनल सिंगिंग है, और इस वैष्णवाइट कॉन्टेक्स्ट में ये कृष्णा के लिए है। और यूपीएससी में ओनली शब्द पर हमेशा शक करना। बिल्कुल। मिनी रिकैप, मणिपुरी संकीर्तना कृष्णा की भक्ति में गीत और नृत्य का संगम है, जिसमें करताल के अलावा भी कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मणिपुर के फोक ट्रेडिशन से चलो अब क्लासिकल संस्कृत थिएटर और मास्टर प्लेराइट कालिदासा पर वापस चलते हैं। अगला सवाल 2016 से है। Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of the Sunga dynasty? A. Swapnavasavadatta, B. Malamakimitra, C. Meghaduta, D. Ratnavali. माइक्रो थीम है द वर्क्स ऑफ कालिदासा। कॉन्सेप्ट है एक फेमस संस्कृत प्ले के प्लॉट को पहचानना। कहानी है सुंगा सम्राट अग्निमित्रा की, जो सुंगा वंश के फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे। हाँ, और उन्हें मालविका नाम की एक एग्जाइल्ड सर्वेंट गर्ल की तस्वीर से प्यार हो जाता है। ये कोटली रोमांस ही प्लॉट है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ए. स्वप्नवासावादत्ता। ये तो भाषा का नाटक है, कालिदास का नहीं। देखो टॉपिक्स कैसे जुड़ते हैं। हाँ। बी. मालविकाग्निमित्रा, इसके नाम में ही जवाब है। इसे तोड़ो, मालविका प्लस अग्निमित्रा, यही हमारा बुक है। और सी. मेघदूता। ये भी कालिदास का है, पर ये एक लिरिकल पोएम है, नाटक नहीं। सही। और डी. रत्नावली, ये राजा हर्षा द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो आंसर साफ है, बी। एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। जरूर। कालिदास के 3 फेमस नाटक जरूर याद रखो। मालविकाग्निमित्रा उनका पहला नाटक माना जाता है, विक्रमोर्वश्यम और उनका मास्टरपीस अभिज्ञान शाकुंतलम। और मेमोरी हैक, जवाब नाम में ही है। मालविका प्लस अग्निमित्रा, बस अग्निमित्रा को शुंगा डायनेस्टी से जोड़ना है। मिनी रिकैप, शुंगा प्रिंस अग्निमित्रा और मालविका की प्रेम कहानी कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रा में है। हमने संस्कृत थिएटर देखा, चलो अब एक और क्लासिकल परफॉर्मेंस आर्ट डांस एक्सप्लोर करते हैं, असम से। 2014 से एक डांस फॉर्म पर सवाल। With reference to the famous Satriya dance, consider the following statements. 1. Satriya is a combination of music, dance and drama. 2. It is a centuries-old living tradition of Vaishnavites of Assam. 3. It is based on classical ragas and talas of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. माइक्रो थीम है इंडियाज क्लासिकल डांसेस। Core concept? सत्रिया इंडिया के 8 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस में से एक है। ये असम में ओरिजिनेट हुआ। हाँ, 15th सेंचुरी में महान वैष्णव संत और रिफॉर्मर श्रीमंता शंकरदेवा ने इसे इंट्रोड्यूस किया। ये सतरास यानी आसाम के मोनेस्ट्रीज में फला फूला। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, सत्रिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ये सही है। इसमें नृत्य और नाट्य तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट 2, इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। ये भी सही है। यही सत्रिया की डेफिनेशन है। अब स्टेटमेंट 3, बेस्ड ऑन तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। ये गलत है। यूपीएससी यहाँ रीजनल कनेक्शंस टेस्ट कर रहा है। सत्रिया असमी संत शंकरदेवा और उनके शिष्य माधव देवा की रचनाओं पर बेस्ड हैं। हाँ, उनकी कॉम्पोजिशंस को बोरगीट्स और अंकिया नाट कहते हैं। तुलसीदास, कबीर और मीराबाई नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट से थे। तो स्टेटमेंट्स 1 और 2 सही होने से आंसर है बी। एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, शंकरदेवा ने एका सारणा नामा धर्म की फिलॉसफी का प्रचार किया। सत्रिया डांस इसी फिलॉसफी का एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। एक पावरफुल मेमोरी हैक, लेटर एस डोमिनेंट है। सत्रिया फ्रॉम असम स्टार्टेड बाय शंकरदेवा इन सतरास। और रीजनल आर्ट फॉर्म रीजनल सेंट से जुड़ा होगा, नॉर्थ इंडियन सेंट से नहीं। मिनी रिकैप, सत्रिया असम का एक क्लासिकल डांस ड्रामा है जिसे शंकरदेवा ने शुरू किया था और ये उन्हीं की रचनाओं पर बेस्ड है। चलो अब हमारी डांस टूर को जारी रखते हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो इंडिया के कल्चरल मैप की आपकी जानकारी टेस्ट करता है। 2014 से एक और डांस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, डांस स्टेट। 1. गरबा गुजरात, 2. मोहिनीअट्टम ओडिशा, 3. यक्षगाना कर्नाटका. Which of the pairs given above is are correctly matched? माइक्रो थीम में आइडेंटिफाइंग द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ फेमस डांसेस। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग एक्सरसाइज है। चलो पेयर्स चेक करते हैं। पेयर 1, गरबा गुजरात। बिल्कुल सही।
गरबा गुजरात का आइकॉनिक फोक डांस है, खासकर नवरात्रि के दौरान। पेयर 2 मोहिनीअट्टम ओडिशा। गलत। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है, ओडिशा का नहीं। ओडिशा का क्लासिकल डांस ओडिसी है। ये कॉमन मिक्सअप है जो यूपीएससी टेस्ट करता है। पेयर 3 यक्षगान कर्नाटका। ये सही मैच है। यक्षगान कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग सब कुछ होता है। तो पेयर्स 1 और 3 सही है, जिससे ऑप्शन सी सही आंसर बन जाता है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए, मोहिनीअट्टम का नाम मोहिनी लॉर्ड विष्णु के अवतार से आया है। ये एक लास्या स्टाइल का डांस है। और यक्षगान अपने बड़े बड़े हेड गियर्स और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स के लिए जाना जाता है। मेमोरी हैक, गरबा गुजरात आसान है, यक्षगान में अक साउंड है जैसे कर्नाटका में। इसका क्या, जिन्होंने इन ट्रेडिशंस को जिंदा रखा है। चलो एक ऐसी कम्युनिटी को देखते हैं। 2014 से एक कम्युनिटी बेस्ड सवाल। A community of people called Manganiars is well known for their A. martial arts in Northeast India, B. musical tradition in Northwest India, C. classical vocal music in South India, D. Pietra Dura tradition in Central India. माइक्रो थीम है, ट्रेडिशनल म्यूजिशियन कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। सवाल मंगानियर्स के बारे में है। ये एक फैसिनेटिंग कम्युनिटी है। हाँ, ये राजस्थान यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक मुस्लिम कम्युनिटी है और ये अपने रिच फोक म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए मशहूर है। चलो गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ए. मार्शल आर्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, गलत स्किल, गलत जगह। तो क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, गलत जगह, गलत जॉनरा। पिएत्रा ड्यूरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया, ये तो इनले आर्ट फॉर्म है, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो सही जवाब है बी, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एक सुंदर पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट इनके बारे में। हालांकि वो मुस्लिम है, उनका संगीत हिंदू कल्चर से गहरा प्रभावित है। उनके कई गीत हिंदू देवी देवताओं, खासकर कृष्ण की स्तुति में हैं। वो कम्युनल हार्मोनी का एक जीता जागता उदाहरण है। और वो कमाइचा और खड़ताल जैसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। एक मेमोरी हैक, सोचो मंगानियार मांगना शब्द से आया है। ट्रेडिशनली ये राजस्थान के महाराजा से पेट्रोनेज लेते थे। मिनी रिकैप, मंगनायर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया राजस्थान के एक फेमस फोक म्यूजिशियन कम्युनिटी है। हमने म्यूजिक, डांस, थिएटर सब की बात की, पर इन सब आर्ट्स की एक कॉमन वोकैबुलरी है। चलो इंडियन आर्ट के एक सबसे फेमस पोस्ट को देखते हैं। 2013 से एक आर्ट टर्मिनोलॉजी पर सवाल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which one of the following statements best describes this pose? माइक्रो थीम है, सिंबलिज्म इन इंडियन आर्ट। चलो त्रिभंगा शब्द को तोड़ते हैं। त्रि मतलब 3 और भंगा मतलब बेंड या कर्व। तो ये एक ट्रिपल बेंड पोस्चर है। हाँ, ये एक स्टैंडिंग बॉडी पोजीशन है जो इंडियन क्लासिकल डांस, खासकर ओडिसी और इंडियन स्कल्पचर और पेंटिंग में हर जगह दिखती है। ये काम कैसे करता है, इमेजिन करो। शरीर घुटनों पर एक दिशा में मुड़ता है, कमर पर उसके विपरीत दिशा में, और फिर कंधों और गर्दन पर वापस पहली दिशा में। इससे एक हल्का रिदमिक एस शेप बनता है। ये शेप स्टैटिक नहीं है, ये मूवमेंट, फ्लूइडिटी और एक ग्रेसफुल, यूथफुल एनर्जी को दर्शाता है। तो एग्जाम में सही ऑप्शन वो होगा जो इस ट्रिपल बेंड एस कर्व पोस्चर को डिस्क्राइब करेगा। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये पोज 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप इसे सांची स्तूपा की यक्षी से लेकर नटराजा ब्रॉन्ज तक हर जगह देख सकते हो। ओडिसी डांस की तो ये पहचान ही है। मेमोरी हैक तो नाम में ही है। ट्राई इक्वल्स 3, भंगा इक्वल्स बेंड, a pose with 3 bends. It's that simple. मिनी रिकैप, त्रिभंगा एक ट्रिपल बेंड एस शेप्ड पोज है जो इंडियन आर्ट और डांस में गति और लालित्य का प्रतीक है। कई डांसेस में कॉमन है। चलो अब एक ऐसे सवाल को देखते हैं जो हमें 2 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बीच अंतर करने को कहता है। 2012 से एक बेहतरीन सवाल। How do you distinguish between Kuchipudi and Bharatnatyam dances? 1. Dances occasionally speaking dialogues is found in Kuchipudi dance but not in Bharatnatyam. 2. Dancing on the brass plate by keeping the feet on its edges is a feature of Bharatnatyam but Kuchipudi dance does not have such a form of movements. माइक्रो थीम है, differentiating between Indian classical dance forms. Let's set the stage. Kuchipudi आंध्र प्रदेश से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। दोनों साउथ इंडिया के मेजर क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन उनके स्टाइल और प्रेजेंटेशन में की डिफरेंसेस हैं जो यूपीएससी जानना चाहता है। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स। ये सही है। कुचिपुड़ी में डांस, ड्रामा या नाट्य का एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। कुछ परफॉर्मेंसेस में डांसर डायलॉग बोलते हैं। जबकि भरतनाट्यम एक सोलो डांस फॉर्म है जिसमें इमोशंस अभिनय से दिखाए जाते हैं, बोले गए शब्दों से नहीं। अब स्टेटमेंट 2, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट। ये गलत है। स्टेटमेंट ने इसे उल्टा कर दिया है। ब्रास प्लेट के किनारों पर डांस करना, जिसे तारंगम कहते हैं, कुचिपुड़ी का एक सिग्नेचर एलिमेंट है, भरतनाट्यम का नहीं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, जिससे आंसर ए ओनली 1 बन जाता है। कुछ पेरिफेरल नॉलेज। भरतनाट्यम अपनी जियोमेट्रिक प्योरिटी, स्ट्रॉन्ग लाइंस और इंट्रिकेट फुटवर्क यानी अदवुस के लिए जाना जाता है। हाँ, जबकि कुचिपुड़ी जनरली ज्यादा फ्लूइड और राउंडेड मूवमेंट्स वाला माना जाता है, कुछ एक्रोबैटिक एलिमेंट्स के साथ। मेमोरी हैक। कुचिपुड़ी में डांसर कुछ बोलते हैं, डायलॉग्स, और तरंगम कुचिपुड़ी की वेव यानी तरंग है, भरतनाट्यम की नहीं। और पीतल की थाली पर नृत्य होता है, भरतनाट्यम में नहीं। हमने डांस को डिटेल में कवर किया। चलो म्यूजिक पर वापस चलते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सबसे पुराने सर्वाइविंग फॉर्म पर म्यूजिक पर वापस 2012 के एक सवाल के साथ। विथ रेफरेंस टू ध्रुपद,
One of the major traditions of India that has been kept alive for centuries, which of the following statements are correct? 1. Dhrupad originated and developed in the Rajput kingdoms during the Mughal period. 2. Dhrupad is primarily a devotional and spiritual music. 3. Dhrupad Alap uses Sanskrit syllables from mantras. माइक्रो थीम है स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। चलो ध्रुपद के बारे में बात करते हैं। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का सबसे पुराना सर्वाइविंग फॉर्म माना जाता है। हाँ, इसकी जड़ें वैदिक हिम्स खासकर सामावेदा की चैंटिंग में है। ये एक बहुत प्रोफाउंड और मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, ध्रुपद ओरिजिनेटेड राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। गलत। ओरिजिनेटेड शब्द प्रॉब्लम है। ध्रुपद की उत्पत्ति बहुत पुरानी है। हाँ, ये राजपूत राजाओं और मुगल बादशाहों के संरक्षण में जरूर फला फूला, पर ओरिजिनेट उस दौर में नहीं हुआ। स्टेटमेंट 2, ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। ये सही है। ये मूल रूप से मंदिरों में गाया जाता था और इसका नेचर डीपली स्पिरिचुअल है। अब स्टेटमेंट 3, ध्रुपद आलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रास। ये भी सही है। ध्रुपद के आलाप में नॉम टॉम जैसे वोकेबल्स यूज होते हैं, जो माना जाता है कि वैदिक मंत्रों के संस्कृत अक्षरों से लिए गए हैं। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही हैं, जिससे ऑप्शन बी सही आंसर बन जाता है। पेरिफेरल नॉलेज। ध्रुपद को एक गंभीर स्टाइल माना जाता है। इसमें ख्याल की तरह टांज या मुर्किस जैसे डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं होते। हाँ, फोकस राग की शुद्धता और अलप की गहराई पर होता है और मेन इंस्ट्रूमेंट पखावज होता है, तबला नहीं। मेमोरी हैक। सोचो, ध्रुपद दृढ़ यानी फर्म और धीर यानी सॉलम है। ये स्पिरिचुअल है और इसकी जड़ें मंत्रों में है। मिनी रिकैप, ध्रुपद एक प्राचीन आध्यात्मिक संगीत है जिसमें मंत्रों से निकले संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। हमने मुगल पीरियड का जिक्र किया। चलो उस दौर के ऑफिशियल हिस्टोरियंस पर एक सवाल देखते हैं। 2006 से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री का सवाल। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हमीद लाहौरी? माइक्रो थीम है मुगल एरा हिस्टोरियंस एंड क्रॉनिकल्स। मुगल बादशाह अपने शासनकाल को डॉक्यूमेंट करवाने के शौकीन थे। हाँ, उनके ऑफिशियल हिस्ट्रीज या क्रॉनिकल्स उस समय को समझने के लिए इनवैल्यूएबल सोर्सेज हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? वो एक ट्रैवलर और ज्यादा इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर्स शाहजहां के शासनकाल में ऑफिशियल कोर्ट हिस्टोरियन थे। उनका सबसे फेमस काम है पदशाहनामा। ये शाहजहां के शासनकाल का ऑफिशियल विजुअल और टेक्सचुअल हिस्ट्री है। तो सही ऑप्शन होगा बी, एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां। कुछ क्विक पेरिफेरल नॉलेज। अकबर के लिए अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक जहांगीरी खुद लिखी। एक सिंपल मेमोरी हैक। लाहौरी ने शाहजहां के लिए लिखा। लाहौर की शान को शाहजहां के शानो शौकत से जोड़ो। मिनी रिकैप, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे और उन्होंने पदशाहनामा लिखा था। राजाओं के इतिहास से चलो आम लोगों के एक नाटक पर वापस चलते हैं। 2003 से एक क्लासिक मृच्छकटिका, एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रका, डील्स विद, और ऑप्शंस में अलग-अलग प्लॉट समरीज होंगे। माइक्रो थीम है संस्कृत ड्रामा फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। मृच्छकटिका का मतलब है मिट्टी की छोटी गाड़ी, द लिटिल क्ले कार्ट। और इस नाटक को यूनिक ये बनाता है कि इसके किरदार राजा रानी नहीं बल्कि आम लोग हैं। एक सोशल ड्रामा है। तो इसका प्लॉट क्या है? ये चारुदत्ता एक गरीब पर नेक ब्राह्मण व्यापारी और वसंत सेना एक अमीर और गुणी गणिका कॉडिटेस की प्रेम कहानी है। पर ये सिर्फ एक रोमांस नहीं है, इसमें पॉलिटिकल इंट्रीग, मर्डर ट्रायल, रॉबरी जैसे सब प्लॉट्स भी हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए, द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कॉर्टिसन। एक फैसिनेटिंग पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि ये नाटक कितना रियलिस्टिक है। ये उस समय के शहरी जीवन, लीगल सिस्टम और सामाजिक वर्गों का एक जीता जागता चित्रण करता है। ये कालिदास के नाटकों की आइडियलाइज दुनिया से बहुत अलग है। मेमोरी हैक। मृच्छकटिका अपने समय की एक कटिंग एज कहानी है, सिर्फ राजाओं की नहीं, ये एक व्यापारी और एक गणिका के बारे में है। मिनी रिकैप। शूद्रका की मृच्छकातिका एक गरीब व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कहानी है जो उस समय की सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाती है। हमारे आखिरी सवाल के लिए हम मिडिवल इंडिया में कल्चरल फ्यूजन के एक परफेक्ट एग्जांपल पर आते हैं। हमारा आखिरी सवाल आज के लिए 2003 से। Consider the following statements. 1. Kitab-e-Nowruz, a collection of songs in praise of Hindu deities and Muslim saints, was written by Ibrahim Adil Shah II. 2. Amir Khusro was the originator in India of the early form of the musical style known as Qawwali. माइक्रो थीम है कल्चरल सिंथेसिस इन मिडिवल इंडिया। इस दौर में हिंदू और इस्लामिक कल्चर्स का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला। ये सवाल उसी स्पिरिट को कैप्चर करता है। स्टेटमेंट 1, किताब-ए-नौरूज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह II। ये सही है। इब्राहिम आदिल शाह II बीजापुर के सुल्तान थे। वो आर्ट्स और म्यूजिक के बड़े पैट्रन थे। उन्होंने किताब-ए-नौरोस लिखी जिसमें हिंदू देवी देवताओं जैसे सरस्वती और गणेशा और मुस्लिम संतों दोनों की स्तुति में गीत थे। अब स्टेटमेंट 2, अमीर खुसराओ was the originator of कव्वाली। ये भी सही है। अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे, उन्हें फादर ऑफ कव्वाली माना जाता है। उन्होंने
पर्शियन, अरेबिक, टर्किश और इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशंस को मिलाकर ये पावरफुल डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म बनाया। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है सी, बोथ 1 and 2। पेरिफेरल नॉलेज के लिए इब्राहिम आदिल शाह टू को जगत गुरु का टाइटल भी दिया गया था। और अमीर खुसरो को सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। और आखिर में एक मेमोरी हैक, इब्राहिम आदिल शाह आदिल थे, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की स्तुति की। और खुसरो अपनी कव्वाली से हमारे दिल में खुशी लाते हैं। मिनी रीकैप, इब्राहिम आदिल शाह टू ने किताबी नॉरिस लिखी और अमीर खुसरो कव्वाली के जनक थे। दोनों बातें सही हैं। तो ये था हमारा सुपर डीप डाइव 20 सवालों में। ये एक मैराथन था, पर देखो हमने कितना कुछ कवर किया। हाँ, हमने इंडिया के आर्ट एंड कल्चर की एक बड़ी तस्वीर देखी। चलो जल्दी से समराइज करते हैं। हमने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट से शुरू किया, देखा कैसे गंधर्वा महाविद्यालय ने संगीत को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। फिर हमने एंशिएंट लिटरेचर और लॉ को एक्सप्लोर किया, भाषा के नाटकों से लेकर कालिदास के रोमांस और शुद्रका के सोशल रियलिज्म तक। हमने लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक की यात्रा की, सत्रिया से थैंकता तक और मांगिनियार संगीतकारों से मिले। और आखिर में हमने कल्चरल सिंथेसिस की खूबसूरती देखी इब्राहिम आदिल शाह टू और अमीर खुसरो के काम में। बिल्कुल। और अब आपके लिए एक आखिरी विचार। हमने देखा कि कैसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, एक मुस्लिम सुल्तान, ने हिंदू रसास पर एक किताब लिखी और कैसे अमीर खसरू ने हिंदवी में लिखा। ये हमें मिडीवल पीरियड में बन रहे इंडिया के आइडिया के बारे में क्या बताता है? क्या कला और भाषा हमेशा सियासत से ज्यादा ताकतवर होती हैं? इस पर सोचना जरूर। हमें उम्मीद है आपको इस डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में मजा आया होगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए सवालों के साथ। तब तक सीखते रहिए और सवाल करते रहिए। पता है कि एक मुगल शहजादी जिंदगी पर एक किताब लिखी थी? या फिर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रिविया नहीं है, ये एक्चुअल यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल हैं। तो आज हम इंडिया के आर्ट एंड कल्चर की एक एपिक जर्नी पे निकल रहे हैं। हम 23 हाई यील्ड क्वेश्चंस को एक एक करके डिकोड करेंगे। लेकिन इस मैराथन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही डीप डाइव्स लाते रहें तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इससे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। तैयार है? एब्सोल्युटली रेडी। और सुनिए, ये रटने के बारे में नहीं है। सही बात है। हमारा मिशन है हर जवाब के पीछे का क्यों समझना। हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे, पैटर्न्स ढूंढेंगे और ऐसे मेमोरी हैक्स बनाएंगे कि आप ये कॉन्सेप्ट्स कभी ना भूलें। परफेक्ट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 43 तक कवर कर रहे हैं। एक पूरा पावर पैक्ड सेशन। तो चलिए अपनी कॉफी लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और इस जबरदस्त चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 से। द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखादत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन माइक्रो थीम एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड ड्रामा। ओके, तो मुद्रा राक्षसा नाम ही कितना एपिक है। ये प्ले किस बारे में है? सुनने में तो किसी मिस्ट्री नॉवल जैसा लगता है। आप गलत नहीं है दोस्त, ये असल में एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। अच्छा। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट है प्योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और एस्पियोनाज, मतलब जासूसी। आप एंशिएंट प्लेस की यूजुअल लव स्टोरीज को भूल जाइए। तो ये कुछ अलग है। ये कुछ बहुत अलग है। इमेजिन कीजिए एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल चेस बोर्ड। एक तरफ हैं ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य और उनके प्रोटेजे चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरी तरफ हैं नंदा डायनेस्टी के गिरे हुए लेकिन बहुत लॉयल और केपेबल मिनिस्टर राक्षस। ओह, तो ये इन दोनों के बीच की जंग है। बिल्कुल। ये पूरा नाटक चाणक्य और राक्षस के बीच की मेंटल बैटल, मतलब दिमागी जंग के बारे में है। फिजिकल वॉर नहीं, वॉर ऑफ विट्स। तो चाणक्य जीते कैसे? एग्जैक्टली, यही तो माइक्रो स्टोरी है। चाणक्य को पता है कि नई मौर्यन एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें राक्षस जैसे ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। पर वो तो नंदास के लॉयल थे। फियर्सली लॉयल। तो चाणक्य स्पाइज, डबल एजेंट्स और पॉलिटिकल मनूवर्स का एक इनक्रेडिबल जाल बिछाते हैं। वाओ। और गोल राक्षस को मारना नहीं है, गोल है उसे इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कॉर्नर करना और उसे चंद्रगुप्त के अंडर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना। ये तो मास्टर क्लास है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। प्रिसाइजली। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस है ए, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ। बी, अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ एन आर्यन प्रिंस एंड अ ट्राइबल वुमन। सी, द स्टोरी ऑफ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू आर्यन ट्राइब्स। डी, द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए एक डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ओके। ऑप्शन ए तो साफ साफ गलत है। गॉड्स और डीमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट पुरानिक लिटरेचर का थीम है, इस हिस्टोरिकल प्ले का नहीं। सही बात है। इसके लिए पेरिफेरल नॉलेज ये है कि आप समुद्र मंथन जैसी कहानियों के बारे में सोचिए, वो पुरानिक जॉनर है। गॉट इट। ऑप्शन बी, रोमांटिक स्टोरी। वो भी बाहर है। रोमांटिक स्टोरीज के लिए आप कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए, वो संस्कृत ड्रामा में रोमांस का बेंचमार्क है। और ऑप्शन सी, आर्यन ट्राइब्स के बीच पावर स्ट्रगल। ये क्रोनोलॉजिकली गलत है। वो थीम ऋग्वेदिक पीरियड का है, जैसे बैटल ऑफ 10 किंग्स। मुद्रा राक्षसा तो मौर्यन पीरियड में सेट है, जो बहुत बाद में आया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिकल चॉइस बचती है, द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जैक्टली, ये परफेक्टली फिट होता है। ये सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि कोर्ट की इंट्रीग्स, मतलब साजिशों के बारे में है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक की इनसाइट है, ये प्ले बेसिकली चाणक्य की अपनी किताब अर्थशास्त्र में दिए गए प्रिंसिपल्स का एक ड्रामेटिक वर्जन है। अच्छा। साम दाम दंड भेद ये सब यहाँ एक्शन में है। तो ये प्ले सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट पर एक केस स्टडी है। ये तो ब्रिलियंट कनेक्शन है। तो इसे याद रखने का कोई अच्छा तरीका? मेमोरी हैक।
मुद्रा राक्षसा का लिटरल मीनिंग है राक्षस की सिग्नेट रिंग। ये अंगूठी प्ले में एक क्रूशियल प्लॉट डिवाइस है, एस्पियोनाज के जाल में इस्तेमाल होने वाली एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो रिंग। तो बस कनेक्ट कीजिए, एक मिनिस्टर की रिंग इक्वल टू पॉलिटिकल इंट्रीग। सिंपल है ना। मिनी रिकैप। तो शॉर्ट में मुद्रा राक्षसा चाणक्य के दिमाग और राक्षस की लॉयल्टी के बीच का एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो मौर्यन कोर्ट में सेट है। ये एक्शन में अर्थशास्त्र है। बढ़िया शुरुआत। चलिए ड्रामा से म्यूजिक की तरफ चलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 से सवाल है, द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज। ऑप्शंस हैं ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली, डी भिमपालासी। माइक्रो थीम, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, रागास। ये कॉन्सेप्ट कि रागों का दिन में एक स्पेसिफिक समय होता है बहुत फैसिनेटिंग है, एक तरह की म्यूजिकल क्लॉक। बिल्कुल, पर मेरा सवाल ये है कि क्या आज भी इन नियमों को बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है या आर्टिस्ट मूड के हिसाब से लिबर्टीज लेते हैं? ये एक शानदार सवाल है। ट्रेडिशनली प्रहर सिस्टम जो हर राग को दिन का एक समय असाइन करता है, उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। आइडिया ये है कि एक राग के नोट्स का एक स्पेसिफिक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो दिन के एक खास समय पर सबसे अच्छा रेजोनेट करता है। जैसे सुबह के राग। जैसे सुबह के रागों में अक्सर कोमल ऋषभ और धैवत का इस्तेमाल होता है जो शांति और भक्ति की भावना पैदा करते हैं। दिन की शुरुआत के लिए परफेक्ट। सही है। हालांकि मॉडर्न कॉन्सर्ट फॉर्मेट्स ने इन नियमों को और फ्लेक्सिबल बना दिया है, पर ट्रेडिशनलिस्ट आज भी इन्हें बहुत मानते हैं। समझ गई। तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम के आधार पर ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। राइट। यहाँ सही जवाब है ए तोड़ी। राग तोड़ी एक क्विंटेसेंशियल मॉर्निंग रागा है जिसे आमतौर पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच परफॉर्म किया जाता है। और इसका मूड कैसा होता है? इसका मूड बहुत पेंसिव, सीरियस और डीपली डिवोशनल होता है। ये एक म्यूजिकल प्रेयर की तरह है। ओके, तो तोड़ी हमारी सुबह की मेलोडी है। बाकियों के बारे में क्या? उन्हें भी फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए डिकोड करते हैं? जरूर। ऑप्शन बी दरबारी या दरबारी कानड़ा एक मजेस्टिक लेट नाइट रागा है। नाम में ही दरबार है। एग्जैक्टली। इसके लिए पेरिफेरल नॉलेज ये है कि इसे महान मियां तानसेन ने एम्परर अकबर के दरबार के लिए बनाया था, जिसे देर रात में गाया जाता था। ये बहुत ग्रेव और मेडिटेटिव है। और भोपाली? ऑप्शन सी भोपाली एक बहुत खूबसूरत इवनिंग राग है। इसमें पेंटाटोनिक स्केल का इस्तेमाल होता है। पेंटाटोनिक स्केल मतलब एक स्केल जिसमें सिर्फ 5 सुर होते हैं। इसका मूड बहुत पीसफुल और डिवोशनल होता है। और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, भोपाली का कार्नाटिक इक्विवेलेंट मोहनम है। ये क्रॉस कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। राइट। एंड लास्ट भिमपालासी। ऑप्शन डी भिमपलासी एक लेट आफ्टरनून राग है जिसे 3 बजे के बाद गाया जाता है। इसमें एक बहुत रोमांटिक और योनिंग वाली क्वालिटी होती है। ये बहुत बढ़िया है। टाइमिंग के पीछे का लॉजिक अब और क्लियर हो रहा है। तोड़ी के लिए कोई मेमोरी हैक है? ऑफ कोर्स, टोड़ी शब्द तोड़ जैसा लगता है, तो सोचिए टोड़ी वो राग है जो रात के अंधेरे और खामोशी को तोड़कर सुबह लाता है। मॉर्निंग रागा इक्वल्स टोड़ी। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुबह की भक्ति के लिए तोड़ी, आधी रात की शान के लिए दरबारी, शाम की शांति के लिए भोपाली और दोपहर के बाद के लिए भिमपलासी। जी। म्यूजिक से अब परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 का एक सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द छाक्यार कुथू फॉर्म ऑफ डांस। जी। और हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। जी। 1, इट इज परफॉर्म्ड बाय छाक्यार कास्ट। 2, it cannot be traditionally witnessed by the higher castes Hindus. 3, Mizavu is the accompanying instrument. 4, its theatre form is called Kuthambalam. माइक्रो थीम, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। चाक्यार कुथू नाम से लगता है ये केरल से है। हाँ। और ये स्टोरी टेलिंग का कोई फॉर्म लगता है। आप बिल्कुल सही हैं। ये केरल का एक ट्रेडिशनल सोलो परफॉर्मेंस आर्ट है। अच्छा, सोलो। हाँ, पर ये सिर्फ डांस से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का सैटारिकल मोनोलॉग है। परफॉर्मर, जैसे चाक्यार कहते हैं, वो रामायण और महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स की कहानियां सुनाता है। लेकिन वो उन कहानियों का इस्तेमाल करंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर विटी और शार्प कमेंट्री करने के लिए करता है। आप कह सकते हैं ये एंशिएंट स्टैंड अप कॉमेडी है। एंशिएंट स्टैंड अप कॉमेडी, मुझे ये पसंद आया। ओके, तो अब यहाँ स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। चलिए। स्टेटमेंट 1, इट इज परफॉर्म्ड बाय चालुक्यार कास्ट। ये बिल्कुल सही है। ये चालुक्य कम्युनिटी का एक हेरिडिटरी राइट है। ओके। स्टेटमेंट 3, मिजावू इज द अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी सही है। मिजावू एक बड़ा मटके के आकार का कॉपर ड्रम होता है और ये इसका प्राइमरी परकशन इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये मिजावू वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मिजावू बजाने वाला व्यक्ति नाम्बियर कम्युनिटी से होता है, जो एक इंटर कम्युनिटी कोलैबोरेशन दिखाता है। इंटरेस्टिंग। और स्टेटमेंट 4, कुथुम्बालम। स्टेटमेंट 4, इट्स थिएटर फॉर्म इज कॉल्ड कुथुम्बलम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुथुम्बलम मंदिरों के अंदर बने स्पेशल थिएटर्स होते हैं जहां ये आर्ट्स परफॉर्म की जाती है। तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि स्टेटमेंट्स 1, 3 और 4 सही हैं। जी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाय द हायर कास्ट हिंदूज। यही ट्रिक होनी चाहिए। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 2 ही ट्रैप है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि ये सच का बिल्कुल उल्टा है। मतलब ट्रेडिशनली चाक्यार कुथू को सिर्फ हायर कास्ट हिंदूज ही देख सकते थे। लोअर कास्ट के लिए एंट्री मना थी। क्वेश्चन ने फैक्ट को चालाकी से उल्टा कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो जैसे ही पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, हम एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस भी ऑप्शन में 2 है वो गलत है। इससे सही जवाब A, 1, 3 और 4 मिल जाता है। अब मेमोरी हैक, इसे कैसे लॉक करें? मेमोरी हैक, बस एक सिंपल सा सेंटेंस बनाइए। केरल का चाक्यार कुतुम्बलम में मिझावू की ताल पर कहानी सुनाता है। ओह वाह। इस एक लाइन में परफॉर्मर, प्लेस, थिएटर और इंस्ट्रूमेंट सब आ गया। मिनी रिकैप।
तो चाक्यार कूथू एक सटायरिकल मोनोलॉग है जिसे चाक्यार कास्ट कूथुम्बलम थिएटर में मिजावू ड्रम के साथ परफॉर्म करती है और ट्रेडिशनली ये अपर कास्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव था। केरल के मंच से चलिए समय में पीछे चलते हैं दिल्ली के दरबारों में। यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 का सवाल, द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएट्रिक एक्सप्रेशन वॉज। ऑप्शंस है ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज। माइक्रो थीम, मिडीवल इंडियन लिटरेचर एंड पर्सनालिटीज। ये एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। ऑप्शंस में उर्दू पोएट्री के कुछ बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन यहाँ कीवर्ड है फर्स्ट। प्रिसाइजली, यहाँ जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है वो है उर्दू लैंग्वेज का ओरिजिन। उर्दू रातों रात नहीं बनी, ये सदियों में दिल्ली के आसपास इवॉल्व हुई, सल्तनत पीरियड में शुरू होकर। इससे पहले कुछ और कहते थे ना? हाँ, इसे शुरू में हिंदवी या दहलवी कहा जाता था और ये पर्शियन जो कोर्ट लैंग्वेज थी, अरबिक और लोकल खड़ी बोली का एक ब्यूटीफुल लिंग्विस्टिक कॉकटेल है। और इसे पोएट्री के लिए सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? वो अनडिस्प्यूटेड पायोनियर थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 13-14 सेंचुरी में, ये तो बाकियों से बहुत पहले थे। जी। गालिब, जफर और फैज के बारे में क्या? जब हम उर्दू पोएट्री के बारे में सोचते हैं तो शायद यही नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। वो पिलर्स हैं, लेकिन वो बहुत बाद में आए। मिर्जा गालिब 19वीं सेंचुरी के सुपरस्टार थे, लेट मुगल पीरियड में उर्दू पोएट्री के गोल्डन एज के। राइट। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर, वो भी 19वीं सेंचुरी के एक बेहतरीन शायर थे। और फैज अहमद फैज तो 20th सेंचुरी के मॉडर्न प्रोग्रेसिव पोएट थे। तो उन्होंने इस आर्ट को परफेक्ट किया, लेकिन शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। बिल्कुल, उन्हें फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर और फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। ये एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है, ओरिजिनेटर वर्सेस द मास्टर्स। यस, और यहाँ कुछ हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। अमीर खुसरो महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अच्छा। वो एक सच्चे पॉलीमैथ थे, एक पोएट, म्यूजिशियन और स्कॉलर। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। अ ट्रू जीनियस समझें। बिल्कुल। तो ये याद रखने का कोई आसान तरीका कि वो पहले थे? मेमोरी हैक, सिंपल ट्रिक है। जो फर्स्ट होता है वो अमीर होता है। उर्दू के अमीर लिटरेचर की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। फर्स्ट इक्वल टू अमीर। मिनी रिकैप, तो उर्दू पोएट्री के पायनियर अमीर खुसरो हैं, बाकी सब लेजेंडरी मास्टर्स हैं जो सदियों बाद आए। ओके, अब अपनी ज्योग्राफी और कल्चर की नॉलेज को टेस्ट करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 से। Which one of the following pairs of folk dance forms and state is not correctly matched? A. Korku, Maharashtra. B. Jhumar, Haryana. C. Thali, Himachal Pradesh. D. Mukna, Manipur. माइक्रो थीम, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें से 3 सही हैं और हमें वो एक ढूंढना है जो ऑड वन आउट है। इसके लिए तो स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि फोक ट्रेडिशंस के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी फेमिलियरिटी को टेस्ट किया जाए। चलिए एक एक करके पेयर्स को एनालाइज करते हैं। लेट्स डू इट। ए. कुरकू, महाराष्ट्र। ये एक करेक्ट मैच है। कुरकू एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। उनका ट्रेडिशनल डांस कुरकू कहलाता है। Okay. बी. झूमर, हरियाणा। ये भी सही है। झूमर एक ग्रेसफुल हार्वेस्ट डांस है जो पंजाब और हरियाणा दोनों में बहुत पॉपुलर है। इसे अक्सर महिलाएं सर्कल्स में परफॉर्म करती हैं। और डी. मुखना, मणिपुर। ये भी करेक्ट है। मुखना मणिपुर की एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग ट्रेडिशन है। ये एक हाईली एथलेटिक फॉर्म है जो फोक डांस को रेसलिंग के साथ कंबाइन करता है। वाओ, डांस एंड रेसलिंग। जी। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से जवाब सी ही होना चाहिए। थाली, हिमाचल प्रदेश इनकरेक्ट पेयर होगा। एग्जैक्टली। तो थाली डांस असल में कहाँ का है? ऑप्शन सी हमारा जवाब है। थाली केरला और तमिलनाडु का फोक डांस है, हिमाचल प्रदेश का नहीं। अच्छा। इसे महिलाएं परफॉर्म करती हैं अक्सर ओनम फेस्टिवल के दौरान, जहां वे अपने हाथों में थाली, एक ब्रास प्लेट लेकर सर्कल में डांस करती हैं, जिस पर तभी कभी एक जलता हुआ दिया भी होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि डांसेस के नाम कितने डिसेप्टिव हो सकते हैं। इट इज। यहाँ कुछ पेरिफेरल नॉलेज। कोरकू ट्राइब भारत की सबसे पुरानी एबोरिजिनल ट्राइब्स में से एक है। झूमर को कभी कभी गिद्दा ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है और मुकना एक स्पोर्ट भी है और एक रिचुअलिस्टिक डांस भी। गॉट इट। थाली और हिमाचल के इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कोई अच्छा मेमोरी हैक है? मेमोरी हैक, एक थाली के बारे में सोचिए, उस पर आप कैसा खाना इमेजिन करते हैं? मे बी साउथ इंडियन फूड। एग्जैक्टली। इडली, डोसा, सांबर। सो थाली इज इक्वल टू साउथ इंडिया, केरला टीएन, डेफिनेटली नॉट द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल। मिनी रिकैप, थाली डांस केरला तमिलनाडु का है, जिससे हिमाचल प्रदेश वाला पैर इनकरेक्ट हो जाता है। फोक डांस से अब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 से एक लैंडमार्क क्वेश्चन। द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकी टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज। ऑप्शंस ए. हतीम ताई, बी. आलिम आरा, सी. पुंडलिक, डी. राजा हरिश्चंद्र। माइक्रो थीम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। वो पल जब इंडियन सिनेमा को अपनी आवाज मिली। ये कल्चरल हिस्ट्री में एक पिवटल पॉइंट है। यहाँ 2 बड़े माइलस्टोन्स हैं, है ना? पहली साइलेंट फिल्म और पहली टॉकी। प्रिसाइसली। आपको इन दोनों के बारे में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन पहली टॉकी यानी साउंड फिल्म के बारे में पूछ रहा है। जी, और सही जवाब है बी. आलम आरा। 1931 में रिलीज हुई, आदर्शी ईरानी द्वारा डायरेक्टेड। ये फिल्म एक रेवोल्यूशन थी। इसमें सिर्फ डायलॉग नहीं थे, है ना? बिल्कुल, इसमें डायलॉग के साथ साथ 7 गाने भी थे, जिसने आने वाले दशकों के लिए इंडियन सिनेमा का टेम्पलेट सेट कर दिया। तो आलम आरा 1931, ये डेट बहुत जरूरी है।
बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या, वो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं बात। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अच्छा, चलिए ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र को देखते हैं। ये भारत की पहली फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म थी जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था, हाँ, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। ऑप्शन सी पुंडलिक 1912 भी एक साइलेंट फिल्म थी, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेटस डिबेटेड है क्योंकि उसका कैमरामैन ब्रिटिश था और उसे लंदन में प्रोसेस किया गया था। और हातिम ताई? ऑप्शन ए हातिम ताई भी एक अर्ली टॉकी फिल्म थी, लेकिन वो आलम आरा के बाद रिलीज हुई थी। तो की ये है कि पहली साइलेंट फिल्म और पहली टॉकी के बीच डिफरेंशिएट किया जाए। आलम आरा के लिए कोई मेमोरी हैक? मेमोरी हैक, ये वाला सुपर सिंपल और इफेक्टिव है। आलम आरा, शब्द आरा हिंदी के शब्द आवाज जैसा लगता है, ओह राइट। तो आवाज वाली पहली फिल्म थी आलम आरा। मिनी रिकैप, 2 डेट्स और 2 नाम याद रखिए। फर्स्ट साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913, फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा 1931। इसे लॉक कर लीजिए, ओके? वापस लिटरेचर पर आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 से एक और मैचिंग क्वेश्चन। Which of the following pairs are correctly matched? 1. मृच्छकटिकम शूद्रका, 2. बुद्धचारिता वासुबंधु, 3. मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता, 4. हर्षचरिता बाना भट्ट। माइक्रो थीम एंशिएंट इंडियन ऑथर्स एंड लिटरेचर। ठीक है, हमारी लिटरेरी नॉलेज का टेस्ट। चलिए एक एक करके देखते हैं। लेट्स डू अ पेयर बाय पेयर एनालिसिस। ओके। पेयर 1 मृच्छकटिकम शूद्रका, ये एक परफेक्ट मैच है। मृच्छकटिकम जिसका मतलब है द लिटिल क्ले कार्ट, शूद्रक द्वारा लिखा गया एक फेमस संस्कृत प्ले है। ये रोमांस और कॉमेडी का मिक्स है, राइट? यस, रोमांस, कॉमेडी और सोशल कमेंट्री का एक ब्यूटीफुल मिक्स। पेयर 3 मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता, ये तो हमने आज के पहले सवाल में ही गेस कर लिया। ये पॉलिटिकल थ्रिलर वाकई विशाखा दत्ता का है, सो ये भी करेक्ट मैच है। राइट। पेयर 4 हर्षचरिता बाना भट्टा, ये भी बिल्कुल सही है। हर्षचरित 7th सेंचुरी के महान एम्परर हर्षवर्धना की बायोग्राफी है, जिसे उनके कोर्ट पोएट बाना भट्टा ने लिखा था। तो अगर पेयर्स 1, 3 और 4 सही हैं, तो प्रॉब्लम पेयर 2 के साथ होनी चाहिए, बुद्धचरिता वसुबंधु। यहाँ क्या गड़बड़ है? एग्जैक्टली, पेयर 2 इनकरेक्ट है। बुद्धचरित जो गौतम बुद्ध के जीवन पर एक एपिक पोयम है, उसे महान बुद्धिस्ट फिलोसोफर और पोएट अश्वघोष ने लिखा था। अच्छा, अश्वघोषा ने? जी, 1st-2nd सेंचुरी एडी में। और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि वासुबंधु एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जो योगाचारा स्कूल से जुड़े थे, लेकिन वो कुछ सदियों बाद हुए और उन्होंने बुद्धचरित नहीं लिखी। ये कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जिसे एग्जामिनर्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो सही जवाब वो ऑप्शन होगा जिसमें 1, 3 और 4 शामिल हैं। हम ये परमानेंटली कैसे याद रखें कि अश्वघोषा ने बुद्धचरिता लिखी? मेमोरी हैक, सबसे अच्छा तरीका है इनकरेक्ट वाले पे फोकस करना ताकि वो याद रह जाए। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल लिंक बनाइए। अश्वघोष ने बुद्ध के बारे में लिखा। अच्छा। इमेजिन कीजिए कि एक घोड़ा अश्व बुद्ध का सरमन सुन रहा है। ये एक अजीब इमेज है, लेकिन अजीब इमेजेस याद रह जाती हैं। अश्व बुद्धा। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अश्वघोषा ने बुद्धचरिता लिखी थी, वासुबंधु ने नहीं। बाकी 3 पेयर्स, सुद्रुकास क्ले कार्ट, विशाखा दत्तास पॉलिटिकल थ्रिलर और बानास बायोग्राफी ऑफ हर्षा परफेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, मोमेंटम बनाए रखते हैं। अब एक और मैचिंग क्वेश्चन, ये यूपीएससी प्री 1997 से है। हमें लिस्ट आई के ऑथर्स को लिस्ट 2 के टेक्स्ट से मैच करना है। ओके। लिस्ट आई ऑथर्स: ए वराह मिहिरा, बी विशाखा दत्ता, सी सुद्रका, डी बिल्हाना। और लिस्ट आई टेक्स्ट्स में बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम और विक्रमांक देवाचरिता शामिल हैं। माइक्रो थीम एंशिएंट ऑथर्स एंड टेक्स्ट्स। हमने इनमें से कुछ नाम पहले देखे हैं जिससे मदद मिलनी चाहिए। चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। यस, रेपिटेशन इज की। सिस्टमैटिकली करते हैं। ये गुप्ता पीरियड के एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर और पॉलीमैथ्स थे। उनका सबसे फेमस वर्क है बृहत संहिता, जो एक एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट है। तो ए बृहत संहिता से मैच होता है। राइट। बी विशाखा दत्ता। हम जानते हैं उन्होंने मुद्रा राक्षसा लिखी। उनका एक और फेमस प्ले जो पार्शली लॉस्ट है वो है देवी चंद्रगुप्तम। ये चंद्रगुप्त 2 पर एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो बी उससे मैच होता है। सी सुद्रका। ये हमने अभी कंफर्म किया। सुद्रका डिलाइटफुल प्ले मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कार्ट के ऑथर हैं, सो सी मैचेस विद दिस। और डी बिल्हाना, ये नाम शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। हाँ, वो 11th सेंचुरी के एक फेमस कश्मीरी पोएट थे। उन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखी थी, जो उनके पेट्रन चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 की एक पोएटिक बायोग्राफी थी। सो डी मैचेस विद दिस। बिल्हाना की कहानी फैसिनेटिंग है। एक पोएट कश्मीर से डेक्कन ट्रैवल कर रहा है और वहां के राजा की बायोग्राफी लिख रहा है। ये उस समय के कल्चरल इंटीग्रेशन को दिखाता है। और पेरिफेरल नॉलेज, कोर्ट पोएट्स को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, बिल्हण ने विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा और कल्हण ने राजतरंगिनी कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा। ये हाई यील्ड टॉपिक है। बिल्हाना के लिए कोई अच्छा मेमोरी हैक? मेमोरी हैक, इसे ऐसे सोचिए, बिल्हाना ने अपने पेट्रन विक्रम के लिए एक बिल लिखा, सो बिल्हाना फॉर विक्रमादित्य 6। और वराह मिहिरा के लिए याद रखिए उन्होंने एक बृहत ह्यूज संहिता लिखी। मिनी रिकैप, तो करेक्ट मैचेस हैं वराह मिहिरा बृहत संहिता, विशाखा दत्ता देवी चंद्रगुप्तम, सुद्रक मृच्छताटिकम और बिल्हना विक्रमांक देवचरिता। लिटरेचर से अब डीप फिलोसफी की तरफ चलते हैं। यूपीएससी प्री 1997 का एक सवाल। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन द ऑप्शंस में बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कथोपनिषद और केनोपनिषद हैं। माइक्रो थीम,
उपनिषदिक फिलॉसफी। ये हमारी फिलोसॉफिकल हेरिटेज की सबसे प्रोफाउंड कहानियों में से एक है। एक छोटा लड़का खुद मृत्यु के देवता से सवाल कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ कॉन्सेप्ट वेदांता फिलॉसफी का कोर है, सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान की खोज। माइक्रो स्टोरी एक निडर लड़के नचिकेता की है, जो अपने पिता के एक वचन के कारण मृत्यु के देवता यम के घर जाता है और वहां वो इंतजार करता है 3 दिन तक। यम उसकी पेशेंस से इंप्रेस होकर उसे 3 वरदान देते हैं। और तीसरे वरदान में नचिकेता अल्टीमेट क्वेश्चन पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है। वाओ, उनका पूरा डायलॉग कठोपनिषद का कंटेंट बनता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इनक्रेडिबल है कि इतने गहरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को इस नैरेटिव फॉर्मेट में एक्सप्लोर किया गया। बाकी उपनिषद के बारे में क्या जो मेंशन किए गए हैं? वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स कवर देम एज पेरिफेरल नॉलेज। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराने और सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है, जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच प्रेम और अमरता पर फेमस डायलॉग है। अच्छा। छांदोग्य उपनिषद तत् त्वम असि दैट दाउ आर्ट की टीचिंग के लिए फेमस है। और केनोपनिषद केन किसके द्वारा सवाल से शुरू होता है। तो हर उपनिषद का एक सेंट्रल थीम है। ये कैसे याद रखें कि नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है। मेमोरी हैक, नचिकेता यम के पास जीवन और मृत्यु की कथा सुनने गया था। तो नचिकेता और यम की कथा कठोपनिषद में है। सिंपल एंड डायरेक्ट। मिनी रिकैप। नचिकेता और यम के बीच आत्मा और मृत्यु के बार क्या है, इस पर हुआ गहरा संवाद कठोपनिषद का सेंट्रल थीम है। फिलॉसफी से वापस परफॉर्मिंग आर्ट्स पर आते हैं। यूपीएससी प्री 1997 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व्स सोलो परफॉर्मेंस? ऑप्शंस हैं ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। माइक्रो थीम इंडियन क्लासिकल डांसेस। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैंने इन सभी डांसेस की सोलो परफॉर्मेंसेस देखी हैं। तो सवाल असल में क्या पूछ रहा है? आपने की इशू पकड़ लिया। सवाल ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा डांस सोलो परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेडिशनली और एसेंशियली एक सोलो फॉर्म है। कॉन्सेप्ट जो टेस्ट हो रहा है वो डांस की कोर आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल फॉर्मेट है। तो सही जवाब क्या होगा? द क्लियर आंसर इज सी मोहिनीअट्टम। नाम ही क्लू देता है। मोहिनी विष्णु का सेलेस्टियल एन्चांट्रेस एक सोलो अवतार था और अट्टम का मतलब है डांस। तो डांस ऑफ द एन्चांट्रेस। हाँ, और ये ट्रेडिशनली एक सोलो डांस है जिसे फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करती हैं, जिसमें डांस के ग्रेसफुल लास्या एस्पेक्ट पर जोर दिया जाता है। ओके, तो मोहिनीअट्टम की कोर आइडेंटिटी सोलो है। बाकी बेस्ट आंसर क्यों नहीं है? लेट्स एनालाइज देम। ए भरतनाट्यम और डी ओडिसी दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर सोलो ट्रेडिशंस हैं। हाँ। लेकिन उनमें ग्रुप परफॉर्मेंसेस और डांस ड्रामास का भी एक रिच रेपर्टोयर है। हाँ। तो वो एक्सक्लूसिवली सोलो नहीं है। और कुचिपुड़ी? बी कुचिपुड़ी ये सबसे अलग है। ये आंध्र प्रदेश में एक डांस ड्रामा ट्रेडिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसमें ट्रेडिशनली एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स एक कहानी के अलग अलग कैरेक्टर्स निभाते थे। मतलब इसकी जड़ें ग्रुप फॉर्मेट में है। बिल्कुल। हालांकि सोलो कुचिपुड़ी आज बहुत पॉपुलर है। पेरिफेरल नॉलेज, ट्रेडिशनल कुचिपुड़ी डांस ड्रामास जिन्हें ऑल मेल ट्रूप्स परफॉर्म करते थे, भागवत मेला कहलाते थे। हिस्टोरिकल रूट और मॉडर्न प्रैक्टिस के बीच का ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हैक, पुराणों की ओरिजिन स्टोरी याद कीजिए। मोहिनी विष्णु का वो फीमेल अवतार थी जो समुद्र मंथन के दौरान असुरों को लुभाने के लिए अकेले आई थी। राइट। तो मोहिनी का डांस मोहिनीअट्टम कॉन्सेप्चुअली एक सोलो परफॉर्मेंस है। मिनी रिकैप। जबकि दूसरे फॉर्म्स के सोलो वर्जन्स होते हैं, मोहिनीअट्टम इन ऑप्शंस में से वो डांस फॉर्म है जो ट्रेडिशनली और फंडामेंटली एक सोलो रिसाइटल है। लेकिन डांस से चलिए एक फेमस एंशिएंट टेक्स्ट के पन्ने पलटते हैं। यूपीएससी प्री 1997 पूछता है, मिलिंदपना इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। मॉन्क के लिए ऑप्शंस हैं ए नागार्जुना, बी नागाभट्टा, सी नागासेना, डी कुमारिला भट्टा। माइक्रो थीम बुद्धिस्ट लिटरेचर। मिलिंदपाना, मुझे लगता है इसका मतलब है राजा मिलिंद के प्रश्न। आप बिल्कुल सही हैं। मिलिंदपना एक सेमिनल नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है। सेज के बीच ब्रिलियंट और डीप डिस्कशंस को रिकॉर्ड करता है। और वो सेज कौन थे? वो लर्निड सेज थे, नागसेन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा जो एक शार्प इंटेलेक्चुअल थे, वो नो सेल्फ, अनात्म और रीबर्थ जैसे बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स पर मुश्किल सवाल पूछते हैं। और नागसेन जवाब देते हैं इनक्रेडिबल लॉजिक और ब्यूटीफुल सिमिलीज के साथ, जैसे अ फेमस सिमिली ऑफ द चैरियट। तो ये एसेंशियली एक राजा के डाउट्स का निवारण है। नागार्जुना को नागा सेना से कंफ्यूज नहीं करना जरूरी है ना? एब्सोल्युटली क्रिटिकल। यही मेन ट्रैप है। पेरिफेरल नॉलेज। नागार्जुना बुद्धिस्ट फिलॉसफी के एक और जायंट थे, लेकिन वो नागा सेना के कुछ सदियों बाद हुए। और वो शून्यता के लिए फेमस है। यस, मध्यमिका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म और शून्यता की फिलॉसफी के लिए वो एक बिल्कुल अलग फिगर है। और कुमारिल भट्ट तो मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी के फिलोसोफर थे। गॉट इट। नाम सिमिलर लगते हैं, तो एक मेमोरी हैक काम आएगा। मेमोरी हैक ये तो टाइटल में ही है। मिलिंद प्लस नागसेन इज इक्वल टू मिलिंदपन। नाम वहीं पर है, बस मिलिंद को नागसेन से कनेक्ट कीजिए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मिलिंद पहाना, इंडो ग्रीफ किंग मिलिंदा मिनांडा आई और बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना के बीच फिलोसॉफिकल डायलॉग्स का रिकॉर्ड है। भक्ति पीरियड की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी प्री 1996 का सवाल, प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय। ऑप्शंस ए बिहारी, बी सूरदास, सी रसखान, डी कबीर। माइक्रो थीम लिटरेचर।
प्रेम वाटिका, द गार्डन ऑफ लव, टाइटल ही कितना इवोकेटिव है और सारे ऑप्शंस फेमस भक्ति पोएट्स हैं। करेक्ट। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक वर्क्स की आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। प्रेम वाटिका पोएम स्पेसिफिकली दोहों का एक ब्यूटीफुल कलेक्शन है जो लॉर्ड कृष्णा के जीवन और डिवाइन लव को डेडिकेटेड है। और इसे किसने कंपोज किया था? इसे महान कवि सी रसखान ने कंपोज किया था। वो 16-17 सेंचुरीज में हुए एक कवि थे। रसखान की कहानी खुद बहुत इंस्पायरिंग है ना? ये भक्ति मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये मूवमेंट के सिंक्रेटिक नेचर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दिस इज हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। रसखान का जन्म का नाम सैयद इब्राहिम था और वो एक मुस्लिम थे। अच्छा। लेकिन वो लॉर्ड कृष्णा के इतने बड़े भक्त बन गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वृंदावन में बिताया, ब्रज भाषा में कविताएं लिखते हुए। ये दिखाता है कि भक्ति में धार्मिक सीमाएं पिघल जाती हैं। बिल्कुल। सूरदास कृष्ण भक्ति के एक और महान कवि थे, जबकि कबीर एक फॉर्मलेस गॉड निर्गुण भक्ति के प्रोपोनेंट थे। रसखान और प्रेम वाटिका को हम कैसे याद रख सकते हैं? मेमोरी हैक। रसखान की पोएट्री वृंदावन की वाटिका में कृष्ण के प्रेम जीवन के रस की खान है। सो रस का कवि है रसखान। रसखान। मिनी रिकैप। प्रेम वाटिका कृष्ण पर लिखी गई ब्यूटीफुल पोएम्स का कलेक्शन महान भक्त रसखान द्वारा लिखा गया था, जो भक्ति मूवमेंट की इंक्लूसिविटी का एक चमकता हुआ उदाहरण है। चलिए स्क्रिप्ट्स पर एक सवाल देखते हैं। यूपीएससी प्रीली 1996 से। नस्तालीक was A. a Persian script used in medieval India, B. a raga composed by Tansen, C. a cess levied by the Mughal rulers, D. a manual of code of conduct for the ulemas. माइक्रो थीम, स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। नस्तालिक सुनने में आर्टिस्टिक लगता है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। नस्तालीक बिल्कुल आर्ट के बारे में ही है। ये एक स्पेसिफिक कैलीग्राफिक स्टाइल या एक स्क्रिप्ट है। तो सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज ए, अ पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडीवल इंडिया। ये अपनी इनक्रेडिबल एलिगेंस, ब्यूटी और फ्लूइडिटी के लिए जानी जाती है, जिसमें शॉर्ट वर्टिकल्स और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं। ये पर्शिया में डेवलप हुई थी ना? हाँ, और ये सिर्फ पर्शियन ही नहीं बल्कि उसके इन्फ्लुएंस में ग्रो हुई लैंग्वेजेस, खासतौर पर उर्दू और कश्मीरी लिखने का स्टैंडर्ड स्टाइल बन गई। तो ये म्यूजिक, टैक्स या रूल बुक नहीं है, ये लिखने का एक स्टाइल है। करेक्ट। एक विजुअल एनालॉजी मदद कर सकती है। जैसे देवनागरी को कई अलग-अलग फॉन्ट्स या कैलीग्राफिक स्टाइल्स में लिखा जा सकता है, वैसे ही नस्तलीक परसो अरेबिक स्क्रिप्ट को लिखने का एक बहुत ही खूबसूरत, आर्टिस्टिक और कर्सिव तरीका है। अच्छा। अगर आपने कभी गालिब या फैज का कोई खूबसूरती से लिखा हुआ कपलेट देखा है उसके फ्लोइंग, एलिगेंट स्टाइल के साथ, तो आपने ऑलमोस्ट सर्टेनली नस्तलीक स्क्रिप्ट देखी है। पेरिफेरल नॉलेज। ये स्क्रिप्ट दो पुराने स्टाइल्स नस्ख और तालिक को मिलाकर डेवलप की गई थी, इसीलिए नाम पड़ा नस्तालिक। मेमोरी हैक। बस उर्दू पोएट्री के खूबसूरत पीस को विजुअलाइज कीजिए। वो फ्लोइंग आर्टिस्टिक स्क्रिप्ट जो आप इमेजिन कर रहे हैं वही नस्तलीक है। नस्तलीक को एलिगेंट पोएट्री के विजुअल से कनेक्ट कीजिए। मिनी रिकैप। नस्तलीक एक खूबसूरत कैलीग्राफिक पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट है जो मिडिवल इंडिया में पर्शियन और उर्दू जैसी भाषाएं लिखने का स्टैंडर्ड बन गई। यूपीएससी प्री 1996 का एक सवाल जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के नॉलेज को टेस्ट करता है। Which one of the following is not a part of early Jain literature? Options हैं A. थेरीडाथा, B. अकारंगा सूत्र, C. सूत्र कृतांग, D. बृहत्कल्प सूत्र। माइक्रो थीम। एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स। यहाँ कीवर्ड है नॉट। हमें आउटलायर ढूंढना है, वो टेक्स्ट जो जैन ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करता। एग्जैक्टली। इसके लिए जैन कैनोनिकल टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए एनालाइज करते हैं। अचारंगा सूत्र और सूत्र कृतांग श्वेताम्बरा जैन कैनन के 12 कोर टेक्स्ट्स या अंगों में से 2 हैं। मतलब ये फाउंडेशनल है। बिल्कुल। बृहत्कल्प सूत्र भी मंक्स के नियमों से डील करने वाला एक की जैन टेक्स्ट है। सो B, C और D डेफिनेटली जैन लिटरेचर है। तो इसका मतलब हमारा जवाब है A. थेरीगाथा। करेक्ट। तो अगर थेरीगाथा जैन टेक्स्ट नहीं है तो ये क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? थेरीगाथा एक बहुत फेमस और प्रोफाउंडली ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अच्छा, बुद्धिस्ट। हाँ, ये पाली कैनन का हिस्सा है, स्पेसिफिकली खुद्दक निकाय का। नाम ही कहानी बताता है। थेरी का मतलब है एल्डर नन्स और गाथा का मतलब है वर्सेस। तो पोएम्स बाय नन्स। यस। थेरी गाथा अर्लीस्ट बुद्धिस्ट नन्स की पोएम्स का कलेक्शन है जहां वे अपने स्ट्रगल्स, सोशल लाइव्स और एनलाइटनमेंट की जर्नी का वर्णन करती हैं। ये दुनिया में विमेन्स लिटरेचर के सबसे ओल्डेस्ट कलेक्शंस में से एक है। वाओ, ये तो इनक्रेडिबल पीस ऑफ लिटरेरी हेरिटेज है। इट इज। और कुछ पेरिफेरल नॉलेज। इसका एक कंपेनियन टेक्स्ट है थेर गाथा, जो एल्डर मेल मंक्स थेर के वर्सेस का कलेक्शन है। थेरी गाथा नन्स और थेरे गाथा मंक्स दोनों को बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रूप में जानना क्रूशल है। मेमोरी हैक। याद रखिए, थेर और थेरी पाली टर्म्स हैं जो बुद्धिज्म में सीनियर मंक्स और नन्स के लिए यूज होते हैं। थेरवाद स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी इसी रूट से आता है। थेरी को बुद्धिज्म से कनेक्ट कीजिए, जैनिज्म से नहीं। मिनी रिकैप। थेरी गाथा अर्ली बुद्धिस्ट नन्स की पोएम्स का कलेक्शन है जो इसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट बनाता है, जैन टेक्स्ट नहीं। ठीक है, एक और मैचिंग क्वेश्चन। यूपीएससी प्री 1996 से हमें स्कॉलर को उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से मैच करना है। A. विशाखा दत्ता, B. वराह मेहरा, C. चरका, D. ब्रह्मगुप्ता। 1. मेडिसिन, 2. ड्रामा, 3. एस्ट्रोनॉमी, 4. मैथमेटिक्स। माइक्रो थीम। एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स। हम आज की डिस्कशन में इनमें से ज्यादातर एंशिएंट जीनियस से मिल चुके हैं। ये एक अच्छा रिवीजन होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इसे जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। हम उन्हें पॉलिटिकल थ्रिलर के मास्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके हैं। उन्होंने मुद्रा राक्षसा जैसे प्लेज लिखे, सो वो ड्रामा से एसोसिएटेड है। A. 2 से मैच होता है। राइट। B. वराह मिहिरा।
गुप्ता एरा के महान पॉलीमैथ जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिक बृहद संहिता लिखी, उनकी प्राइमरी फील्ड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी थी। सो बी 3 से मैच होता है। सी चरका। वो आयुर्वेदा के फादर्स में से एक हैं। उनका फाउंडेशनल टेक्स्ट चरक संहिता एंशिएंट इंडियन मेडिसिन का एक क्लासिक है। सो सी 1 से मैच होता है। और आखिर में ब्रह्मगुप्ता। 7th सेंचुरी के एक मैथमेटिकल जीनियस। उनका टेक्स्ट ब्रह्मस्फुट सिद्धांत फेमस है। वो दुनिया में जीरो और नेगेटिव नंबर्स के साथ कंप्यूटिंग के रूल्स देने वाले पहले लोगों में से थे। मैथमेटिक्स में एक मैसिव कंट्रीब्यूशन। सो डी 4 से मैच होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस है A2, B3, C1, D4। ये तो एंशिएंट हॉल ऑफ फेम जैसा है। इंडीड, पेरिफेरल नॉलेज। एंशिएंट इंडियन मेडिसिन के ट्रियो को जानना इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, सर्जरी पर फोकस और वाग्भटा। और मैथ्स में? मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में आपके पास आर्यभट्टा, वराहमिहिरा, ब्रह्मगुप्ता और भास्करा 2 हैं। इन क्लस्टर्स को जानना बहुत हेल्पफुल है। मेमोरी हैक। चलिए कुछ क्विक एसोसिएशंस बनाते हैं। C फॉर चरक, C फॉर चिकित्सा, मेडिसिन। ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स में गुप्त हिडन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर काम किया, जैसे जीरो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, विशाखादत्ता फॉर ड्रामा, वराहमिहिरा फॉर एस्ट्रोनॉमी, चरक फॉर मेडिसिन और ब्रह्मगुप्ता फॉर मैथमेटिक्स। एंशिएंट इंडियन इंटेलेक्ट का एक पावर हाउस। चलिए एंशिएंट सोसाइटी और लॉ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं यूपीएससी प्री 1996 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड? ऑप्शंस: ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, सी शुक्र नीतिसारा, डी अर्थशास्त्र। माइक्रो थीम, एंशिएंट इंडियन लॉ एंड सोसाइटी। ये फैसिनेटिंग है। ये उस कॉमन परसेप्शन को चैलेंज करता है कि एंशिएंट इंडियन लॉज बिल्कुल रिजिड थे। इट एब्सोल्युटली डज। ये दिखाता है कि अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे और सभी टेक्स्ट मोनोलिथिक नहीं थे। तो सही जवाब क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राइमरीली स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमी पर एक ट्रीटीज है, लेकिन इसमें सिविल लॉ पर डिटेल्ड सेक्शंस भी हैं। अच्छा। इन सेक्शंस में ये सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल रूल्स बताता है। इसमें डिवोर्स, मोक्ष के लिए प्रोविजंस का एक्सप्लिसिटली मेंशन है। किन कंडीशंस में? ये कहता है कि एक पत्नी शादी को डिसॉल्व कर सकती है अगर उसका पति बुरे चरित्र का हो, बहुत समय से बिना खबर के दूर हो या इंपॉर्टेंट हो। ये एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच था। तो अर्थशास्त्र स्टेट चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा था, जबकि दूसरे टेक्स्ट रिलीजियस या मॉरल ड्यूटीज पर थे। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। ये हमें पेरिफेरल नॉलेज पर लाता है। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट धर्मशास्त्र हैं। वो शादी के सैक्रामेंटल नेचर पर जोर देते हैं, उसे एक अटूट बंधन मानते हैं और जनरली डिवोर्स के लिए प्रोविजन नहीं देते। अर्थशास्त्र के प्रैग्मेटिज्म और धर्मशास्त्रों के आइडियलिज्म के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए की है। बिल्कुल। मेमोरी हैक। अर्थशास्त्र को अर्थ, वेल्थ, पावर और प्रैक्टिकल लाइफ की किताब के रूप में सोचिए। प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल रूल्स की जरूरत होती है, जिसमें डिवोर्स जैसा एग्जिट रूट भी शामिल है। धर्मशास्त्र धर्म, ड्यूटी, रिलीजन की किताबें हैं जो ज्यादा आइडियलिस्टिक व्यू लेती हैं। मिनी रिकैप। कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट पर एक प्रैग्मेटिक टेक्स्ट होने के नाते वो एंशिएंट टेक्स्ट है जो एक डिजर्टेड वाइफ को डिवोर्स लेने के लिए लीगल प्रोविजंस देता है। लॉ से लिंग्विस्टिक्स की ओर। यूपीएससी प्री 1996 से। The term Apabhrams was used in medieval Sanskrit texts to denote A. outcasts among the Rajputs, B. deviations from Vedic rituals, C. early forms of some of the modern Indian languages, D. non-Sanskrit verse meters. माइक्रो थीम, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अपभ्रंश शब्द से ही लगता है कि कुछ टूटा हुआ या corrupted है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। अपभ्रंश का संस्कृत से लिटरल ट्रांसलेशन है करप्ट, फॉलन या डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्म। और लिंग्विस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्म क्या था? नॉर्म था ग्रामेटिकली परफेक्ट क्लासिकल संस्कृत। तो अपभ्रंशा टर्म एंशिएंट ग्रामेरियंस द अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को डिनोट करने के लिए यूज करते थे। तो ये एक क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि एक डेवलपिंग लैंग्वेज के लिए एक लिंग्विस्टिक लेबल था। एग्जैक्टली। यहाँ की इनसाइट ये है कि ये लिंग्विस्टिक करप्शन असल में लैंग्वेज का डेमोक्रेटिक बॉटम अप एवोल्यूशन था। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे आम लोगों की भाषा वर्नाक्युलर्स धीरे धीरे बदल रही थी और उन्होंने इवेंचुअली हिंदी, गुजराती, बंगाली और मराठी जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को जन्म दिया। ये टॉप डाउन इम्पोजिशन नहीं था। नहीं, ये एक नेचुरल ग्रोथ था। लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन चेन कुछ ऐसी दिखती है: वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंशास, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। अपभ्रंशा फेस क्रूशियल ब्रिज था। पेरिफेरल नॉलेज। अलग अलग रीजन्स के अपने अपभ्रंशास थे, जैसे शौरसैनी अपभ्रंश जिससे हिंदी डेवलप हुई, और मागधी अपभ्रंश जिससे बंगाली असमीज डेवलप हुई। मेमोरी हैक। अपभ्रंश को एक लैंग्वेज का टीनेज वर्जन समझिए। टीनेज वर्जन? हाँ, ये अब बच्चा प्राकृत नहीं है और अभी तक अडल्ट मॉडर्न हिंदी भी नहीं है, लेकिन ये एक रिबेलियस चेंजिंग फेज है जो अपने पेरेंट संस्कृत के पुराने रूल्स को तोड़ रहा है। मिनी रिकैप। अपभ्रंश एंशिएंट प्राकृत और मॉडर्न नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के बीच का क्रूशियल लिंग्विस्टिक ब्रिज यानी टीनेज फेज था। स्क्रिप्ट्स पर एक और सवाल यूपीएससी प्री 1995 से। द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ। ऑप्शंस हैं ए वुडेयार्स, बी जैमोरिन्स, सी होयसलास, डी मराठास। माइक्रो थीम, मिडीवल स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया।
मोदी स्क्रिप्ट, और सभी के लिए क्लियर कर दूं, इसका किसी भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिगर से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है जिसका एक लंबा और रिच इतिहास है। तो ये स्क्रिप्ट क्या थी? मोदी स्क्रिप्ट एक कर्सिव स्क्रिप्ट थी जो प्राइमरीली मराठी भाषा लिखने के लिए यूज होती थी। कर्सिव मतलब इसे देवनागरी स्क्रिप्ट से बहुत तेजी से लिखा जा सकता था। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए। हाँ, इसने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव और रिकॉर्ड कीपिंग पर्पसेस के लिए परफेक्ट बना दिया। देयरफॉर इसे मराठों के डॉक्यूमेंट्स में एक्सटेंसिवली एम्प्लॉय किया गया था। खास तौर पर पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन ने, राइट? यस, पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। तो ये एसेंशियली मराठी के लिए एक तरह का शॉर्ट हैंड था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, इसे स्पीड के लिए डिजाइन किया गया था। पेरिफेरल नॉलेज, मोदी स्क्रिप्ट का यूज प्रिंटिंग प्रेस के आने से कम हो गया, जिसने मराठी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट के बालबोध स्टाइल के यूज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। गॉट इट। मोदी को मराठों से कनेक्ट करने का कोई आसान तरीका। मेमोरी हैक, ये सबसे आसान में से एक है। बस एम लेटर का यूज कीजिए, मोदी फॉर मराठास एंड द मराठास। एम कनेक्शन इज योर की। मिनी रिकैप, मोदी स्क्रिप्ट मराठों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कर्सिव स्क्रिप्ट थी, जिसे स्पीड और एफिशिएंसी के लिए मराठी भाषा लिखने में प्रयोग किया जाता था। चलिए अब मुगल दरबार में चलते हैं। यूपीएससी प्री 1994 से हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन द मुगल पीरियड? ऑप्शंस: ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी जहानारा बेगम, डी ज़ेबुन्निसा बेगम। माइक्रो थीम, मुगल हिस्ट्री एंड ऑथरशिप। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुगल एम्पायर में रॉयल वुमन के अक्सर अनदेखे इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करता है। एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट इंडीड। ऑप्शंस में मेंशन चारों महिलाएं पावरफुल, कल्चर्ड और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थीं। लेकिन जो एक हिस्टोरिकल अकाउंट, एक क्रॉनिकल लिखने के लिए स्पेसिफिकली जानी जाती हैं, वो हैं गुलबदन बेगम। ये बाबर की बेटी थी, है ना? हाँ, पहले मुगल एम्परर बाबर की बेटी और दूसरे हुमायूं की हाफ सिस्टर। और उन्होंने ये किसके कहने पर लिखा? अपने भतीजे एम्परर अकबर के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर, जो अपने शासनकाल का एक कॉम्प्रिहेंसिव इतिहास बनाना चाहते थे। उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। तो ये हुमायूं के जीवन का एक पर्सनल इनसाइडर्स अकाउंट है। ये इतिहासकारों के लिए एक इनवैल्यूएबल सोर्स होगा। इनवैल्यूएबल ही शब्द है। ये रॉयल फैमिली के अफेयर्स पर एक यूनिक डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव देता है, जो आपको पुरुषों द्वारा लिखे गए ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल्स में नहीं मिलता। बाकी अमेजिंग वुमेन के बारे में भी बताइए। जरूर, दिस इज पेरिफेरल नॉलेज। नूरजहां जहांगीर की पत्नी डी फैक्टो रूलर थीं। उन्होंने क्रॉनिकल्स नहीं लिखे, लेकिन रॉयल ऑर्डर्स या निशान जारी किए। जहांआरा बेगम शाहजहां की बेटी, आर्किटेक्चर की ग्रेट पेट्रन और एक डिवाउट सूफी थी, जिन्होंने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी। ज़ेबुन्निसा औरंगजेब की बेटी, एक ब्रिलियंट पोएट थी जो मख्फी द हिडन वन के पेन नेम से लिखती थी। तो हमारे पास एक डी फैक्टो रूलर, एक सूफी बायोग्राफर और एक पोएट है, लेकिन हिस्टोरियन गुलबदन बेगम थी। मिनी रिकैप, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हुमायूं नामा की ऑथर हैं, जो उनके भाई के जीवन का एक इनवैल्यूएबल इनसाइडर्स अकाउंट है। वापस संस्कृत ड्रामा की दुनिया में यूपीएससी प्री 1994 का एक सवाल। इन संस्कृत प्लेज अ कॉमन कैरेक्टर विदूषका इज इनवेरिएबली अ। ऑप्शंस: ए ब्राह्मणा, बी क्षत्रिया, सी वैश्या, डी शूद्रा। माइक्रो थीम, संस्कृत ड्रामा इन कैरेक्टर्स। विदूषक, द जेस्टर, द कॉमिक रिलीफ और हीरो का सबसे अच्छा दोस्त, क्लासिकल इंडियन थिएटर का एक स्टेपल कैरेक्टर। एग्जैक्टली, वो हीरो का कॉन्फिडेंट है, एक लॉयल साइडकिक जो ह्यूमर प्रोवाइड करता है। तो वो किस वर्ण से होता था? संस्कृत ड्रामेटोलॉजी के स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस के अनुसार, जैसा कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जैसे ट्रीटिसेस में बताया गया है, विदूषक कैरेक्टर इनवेरिएबली एक ब्राह्मण होता था। ये एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जी, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। वो एक ब्राह्मण है तो उसे लर्न्ड होना चाहिए और संस्कृत बोलनी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता। आपने डीपर इंसाइट पकड़ ली है। ब्राह्मण होने के बावजूद विदूषक प्राकृत में बोलता है, जो वर्नाक्युलर या आम आदमी की भाषा थी, जबकि हीरो और हीरोइन वो पॉलिश्ड संस्कृत में बोलते हैं। ये लिंग्विस्टिक डिवाइड सिर्फ हंसी के लिए नहीं था, ये एक पावरफुल टूल था। अच्छा, कैसे? ये ऑडियंस को उनके अपने समाज का आईना दिखाता था। संस्कृत की एलीट कोर्टली लैंग्वेज और आम लोगों की भाषा, प्राकृत के बीच का गैप। पेरिफेरल नॉलेज, विदूषक का रोल सिर्फ फनी होना नहीं था, वो अक्सर अकेला होता था, जो राजा हीरो से हल्के फुल्के अंदाज में सच बोल सकता था। शेक्सपियरियन प्लेस के फूल जैसा रोल। मिनी रिकैप, विदूषक संस्कृत प्लेस में कॉमिक जस्टर, हमेशा ब्राह्मण वर्ण का एक कैरेक्टर होता है जो आयरॉनिकली आम आदमी की भाषा प्राकृत बोलता है। ड्रामा से साइंस की ओर, यूपीएससी प्री 1993 का एक सवाल। Among the four works mentioned below, which one is encyclopedic in nature? Options: A. Amarakosha, B. Siddhanta Siromani, C. Brihad Samhita, D. Ashtanga Hrudayam. माइक्रो थीम, एंशिएंट साइंटिफिक एंड लिटरेरी टेक्स्ट्स। यहाँ कीवर्ड है encyclopedic, मतलब एक ऐसा वर्क जो बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करता है, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को नहीं। प्रिसाइजली, उस डेफिनेशन के आधार पर क्लियर आंसर है सी, बृहद संहिता बाय वराह मिहिरा। हमने इसका जिक्र पहले भी किया। हाँ, और ये सवाल इसकी इंपॉर्टेंस को कंफर्म करता है। ये 6th सेंचुरी का टेक्स्ट वाकई वास्ट है।
इसमें 100 से ज्यादा चैप्टर्स हैं जो इनक्रेडिबल रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, एक्लिप्सेस, मीटेरोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, वाटर डिविनेशन, परफ्यूम्स, जेम्स और यहाँ तक कि मैरिज भी। ये तो उस युग के साइंटिफिक और सोशल नॉलेज का लिटरल ट्रेजर ट्रोव है। बिल्कुल। चलिए बाकी ऑप्शंस को क्विकली एनालाइज करते हैं। दिस इज क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज। ए, अमरकोश बाय अमर सिम्हा संस्कृत का एक थिजोरस है। ये एक लेक्सिकॉन है स्पेशलाइज्ड इन लैंग्वेज। बी, सिद्धांत शिरोमणि बाय भास्करा 2 मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटीज है। सी, अष्टांग हृदयम बाय वाघभट्टा आयुर्वेद पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है। तो सिर्फ बृहत संहिता में ही वो ट्रू एनसाइक्लोपीडिक कैरेक्टर है। यस। मिनी रिकैप, वराह मिहिरा की बृहत संहिता इन चॉइसेस में से एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट के रूप में सबसे अलग है, जो एस्ट्रोनॉमी से लेकर परफ्यूम्स तक के वास्ट एंड डाइवर्स अरे ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करती है। हमारे पास यूपीएससी प्री 1993 से एक और मैचिंग क्वेश्चन है, इस बार रॉयल ऑथर्स और उनके लिटरेरी वर्क्स के बीच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ए, कृष्णदेवराया समरंगना सूत्रधारा, बी, महेंद्र वर्मा मट्टा विलासा प्रहासना, सी, भोजदेवा मनोसलासा, डी, सोमेश्वरा अमुक्त माल्यदा। माइक्रो थीम, मिडीवल लिटरेचर बाय रॉयल ऑथर्स। ये देखना अमेजिंग है कि कितने पावरफुल रूलर्स, अकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर्स और ऑथर्स भी थे। हमें करेक्टली मैच्ड पेयर ढूंढना है। चलिए एग्जामिन करते हैं। द वन एंड ओनली करेक्टली मैच्ड पेयर हियर इज बी, महेंद्र वर्मा मट्टा विलासा प्रहासना। ये पल्लवा किंग थे, राइट? हाँ, पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन आए जो 7th सेंचुरी में रूल करते थे, आर्ट्स के ग्रेट पेट्रन और खुद एक राइटर थे। उन्होंने ये शॉर्ट 1 एक्ट संस्कृत प्ले लिखा। मत्तविलास प्रहसन का मतलब क्या है? द फार्स ऑफ द ड्रंकन एसेटिक्स। ये कुछ रिलीजियस सेक्ट्स के बिहेवियर पर एक ब्रिलियंट सटायर है। इसका मतलब बाकी तीनों पेयर्स डिलिबरेटली जम्बल्ड अप है। चलिए उन्हें करेक्ट करते हैं। ये हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन लगती है। एब्सोल्युटली, दिस इज टॉप टियर पेरिफेरल नॉलेज। सम्रांगण सूत्रधार, आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र पे एक फेमस ट्रीटीज, उसे महान परमार राजा भोज ने लिखा था। मानस उल्लास, एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क, उसे वेस्टर्न चालुक्य किंग सोमेश्वर थर्ड ने लिखा था। और आमुक्त माल्याद, तेलुगु में एक मैग्निफिसेंट एपिक पोएम, उसे लेजेंडरी विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय ने कंपोज किया था। तो ऑप्शंस ए, सी और डी ने ऑथर्स और टेक्स्ट को स्वैप कर दिया है। मिनी रिकैप, एकमात्र करेक्ट पेयर पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन 1 का है, जिन्होंने संस्कृत सटायर मत्त्यविलासा प्रहसाना लिखा था। बाकी तीनों के करेक्ट पेयर्स को याद रखना भी एसेंशियल है। और अब इस डीप डाइव का हमारा आखिरी सवाल यूपीएससी प्री 1993 से। ये एक असर्शन रीजन टाइप है। बाबर wrote his memoirs in Turkey. Turkey was the official language of the Mughal court. Micro theme, Mughal memoirs and court language. ओके, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग-अलग टेस्ट करते हैं। पहले असर्शन ए, क्या बाबर ने अपनी मेमोआर्स तुर्की में लिखी थी? Yes. Assertion A is absolutely true. बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबुरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, अपनी मदर टंग चागताई तुर्की में लिखी थी। ये एक पर्सनल अकाउंट है? Remarkably honest, detailed और personal. तो ए सही है। अब रीजन आर पर आते हैं। क्या टर्की मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज थी? यहीं पर ट्रैप हो सकता है। This is exactly where the trap is. Reason R is false. अच्छा, जबकि तुर्की बाबर की पर्सनल लैंग्वेज थी, मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज जो दशकों में एस्टैब्लिश और स्टैंडर्डाइज हुई, वो पर्शियन थी। तो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इंपीरियल क्रॉनिकल्स, फरमान्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर्शियन में होते थे। पर्शियन उस समय एशिया के एक बड़े हिस्से में हाई कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। तो हमारे पास एक क्लासिक ए ट्रू आर फॉल्स सिनेरियो है। Precisely. The correct answer is C. A is true but R is false. ये मुगल हिस्ट्री का एक बहुत नुआंस्ड पॉइंट टेस्ट करता है। मेमोरी हैक, ये एक की डिस्टिंक्शन है। बाबर की पर्सनल डायरी, उनकी मेमर, उनकी पर्सनल लैंग्वेज तुर्की में थी, लेकिन मुगल दरबार का ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन में होता था। पर्सनल वर्सेस ऑफिशियल। मिनी रिकैप, बाबर ने अपनी मेमोयर्स अपनी मदर टंग तुर्की में लिखी, असर्शन इज ट्रू, लेकिन मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी पूरी हिस्ट्री में पर्शियन थी, तुर्की नहीं। रीजन इज फॉल्स। हाउ ट्रू। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। क्या इनक्रेडिबल मैराथन था इंडिया के आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का। बिल्कुल। मुद्रा राक्षस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से लेकर अमीर खुसरो के साथ उर्दू के इवोल्यूशन तक और बाबर की पर्सनल डायरी तक हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। मेरे ख्याल से आज के डिस्कशन की की टेकअवेज हैं। पहला, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की शेयर डाइवर्सिटी माइंड बॉगलिंग है। हमारे पास पॉलिटिकल ड्रामास, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स, एनसाइक्लोपीडियाज, सब कुछ है। दूसरा, इंडिया का कल्चरल फैब्रिक, क्लासिकल और फोक ट्रेडिशंस का एक ब्यूटीफुल इवॉल्विंग मिक्स है। और तीसरा, सीखने का सबसे अच्छा तरीका रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना, क्यों समझना और स्मार्ट मेमोरी हैक्स का यूज करना है। रटना नहीं, समझना है। एग्जैक्टली। तो हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट है सोचने के लिए। हमने संस्कृत प्लेज में विदूषक के बारे में बात की, वो फनी ब्राह्मण कैरेक्टर जो आम भाषा प्राकृत बोलता था जबकि एलीट हीरोज संस्कृत बोलते थे। ये एक फैसिनेटिंग सवाल उठ रहा है जिसे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन थिएटर ने लैंग्वेज को सिर्फ डायलॉग के लिए नहीं, बल्कि सोशल हायरार्की को रिफ्लेक्ट करने, ह्यूमर क्रिएट करने और ऑडियंस के डिफरेंट सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में कैसे यूज किया। और क्या ये आज के मॉडर्न सिनेमा और वेब सीरीज से बहुत अलग है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस, एक्सेंट्स और स्लैंग का यूज करके तुरंत एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड और पर्सनालिटी डिफाइन कर देते हैं? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी छानबीन यही समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।